अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? हम बहुत अरसे से मैच्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। मैच्योरिटी आपकी हर अलग अलग चीज़ों में नज़र आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके बारे में अवेयरनेस हो, आपको चीज़ों के बारे में इल्म हो, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, यानी आपको शऊर आता जाता है। अब मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगी, एक न्यूज़ शेयर करूंगी और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आऊंगी, जो कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है साउथ कोरिया में एक मुकाबला हुआ। उस मुकाबले का बेसिकली क्रक्स ये था कि आपको इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए पावर नैप लेना है। उस पावर नैप में जो भी सबसे ज़्यादा पुरसकून नींद लेता हुआ नज़र आएगा वो होगा इस मुकाबले का विनर। हर एज ग्रुप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपको पता है जीता कौन? एक 80 साल से ज़ायद का एक शख्स। ये वो एज है जब घड़ी घड़ी नींद आती है, लेकिन वो इतनी पक्की नींद नहीं होती, क्योंकि भूख और नींद इस एज में ख़त्म हो जाती है अगर आप बहुत हेल्दी नहीं हैं। लेकिन हम एक सर्टेन एज में हमारे बॉडी में जो भी सिग्नल्स हमें मिल रहे होते हैं, चाहे वो दर्दों के हों, चाहे वो एंजाइटी के हों, चाहे वो थकन के हों, हम उसे इग्नोर करते हैं। स्पेशली हमारे टीन एज में या 20s में जब हमें जो भी सिग्नल्स दिए जाते हैं कि सो, तो हम सोते नहीं हैं। हम अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट या लाइफ की स्ट्रगल्स में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को बिल्कुल भी जो है ना वो लिफ्ट नहीं कराते, और हम नज़रअंदाज करके हम लगे रहते हैं, रातों को जाग रहे हैं, खुराक सही नहीं ले रहे। अगर हम काम में लगें तो बस काम में लगें, और उसके बाद आपको पता है क्या होता है? उसके बाद होता ये है कि फिर अलग अलग बीमारियां जन्म ले लेती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो पल रही होती हैं, जो आपको वक्तन फ़वक्तन सिग्नल्स दे रही होती है, लेकिन आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। और फिर ये एक बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है, अलग अलग बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर आपका जो बुढ़ापा है, जो सबसे लंबा वक्त होता है, वो इतना सुकून से गुजरता नहीं है, क्योंकि बीमारियों ने आपको जकड़ लिया होता है। बीमारियों के अलावा भी जो बॉडी आपकी सिग्नल्स देती है, अलग अलग अलार्म्स होते हैं। आज बेसिकली हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। फिर हमारे घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें आपको फ़र्स्ट एड देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब हमने उनकी डेथ्स के सर्टेन डेथ्स के बारे में सुना है, तो हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेथ का जो बेसिकली जो ज़रिया है वो बहुत एक छोटी सी चीज़ बनी, जो कि जिससे आप उनको बचा भी सकते थे। लेकिन जब तक आपको शऊर नहीं होगा, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस अपने प्यारे को कैसे बचाना है? तो इस सारी नॉलेज को देने के लिए आज का शो सजाया गया है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ सेलिब्रिटी होंगे और हम आपको मिलकर गाइडलाइंस देंगे कि आपको आपकी बॉडी जो सिग्नल्स दे रही है, आपको फ़र्स्ट एड किस मामले में किस तरह देना है। एक भरपूर मेडिकल नॉलेज से वाबस्ता आज का शो है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का हमारा पैनल जो आपको हेल्प करेगा, आपकी कोई भी ऐसी सिग्नल्स जो आपकी बॉडी आपको दे रही है कि आपको इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, या फ़र्स्ट एड्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती और हमारे प्यारों को हम बहुत ही एक्सट्रीम एज तक पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल की, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें सीखें इस शो के ज़रिए, जिससे हम अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं या ख़ुद अपनी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली मेडिकल को लेकर। तो हमारे साथ जो आज का पैनल में मौजूद है, मैं कह रही हूँ डॉक्टर सादिया है, वहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर सादिया वहाँ मेरे मुँह से। सादिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे लगता है जितने सालों से मैं आ रही हूँ ना, उतने सालों से लग जाना चाहिए।
फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्रे शहवार जो कि पीडियाट्रिशियन है खानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वकास खान साहब हैं जो इमरजेंसी फिजिशियन है GPMC से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे साथ है रेहाना यास्मीन जो कि इमरजेंसी ऑफिसर हैं मेडिकल एंड ट्रेनिंग विंग रेस्क्यू 1122 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। जी, बिल्कुल। आज हम में आप सबकी शदीद ज़रूरत है। गुड शो है, वेरी ना? गुड शो। ये इस वक्त का ना कहते हैं बिल्कुल हॉट शो, जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे हीट स्ट्रोक जो आया है उसको लेकर, तो ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था। हाँ, अब हम क्यों ना हम हीट स्ट्रोक से ही शुरू करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये शदीद जैसे लाइक 2-3 दिन पहले ही हीट स्ट्रोक ये Exactly. शुरू हुआ और कल इसकी शिद्दत हमें 43, ज़्यादा my महसूस हुई God. क्योंकि सैटरडे संडे स्कूल भी नहीं था बच्चों का, हमारा ऑफिस भी नहीं था, तो हम घर में AC चला के बैठे थे, तो इतनी मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन कल मेरे बेटे का भी हाल बहुत बुरा था, वो बहुत ड्राउजी फील कर रहा था, मुझे भी बहुत शिद्दत से फील हो रही थी कि मुझे तरस आ रहा था उन लोगों पे कि हम तो चलो गाड़ी में AC खोल के सही बैठ बात गए, है, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो आउटडोर में हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, जो इवन सनलाइट में काम कर रहे हैं, बाइक पे आप देखें जो जो लोग बाइक पे कर रहे हैं, उफ, उनके सर पे हेलमेट Outdoor भी है, workers जो हैं। चीज़ें भी हैं, तो वो बहुत बहुत तकलीफ दे चीज़ थी। तो आप सबसे पहले तो फर्स्ट एड इस हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, इसके बारे में हमें प्लीज़ गाइडलाइंस दें। अच्छा देखिए, जब हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं ना, तो हमारे पे दो टर्म आती हैं, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन। इसमें हीट एग्जॉस्शन। इसमें ये क्या होता है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो ये होते हैं जो लोग बाहर काम करते हैं, पुलिस वाले हैं जो ठेले चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, और वो लोग जो सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक के बीच में बिल्कुल। बाहर होते हैं ना, हाँ। सबसे ज़्यादा ये आउटडोर जॉब्स भी होती हैं, Outdoor jobs। सेल्स की, इसकी, बिल्कुल उसकी, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इफेक्ट होता है वो ओल्ड एज और यंग बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अब इसमें ये होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है ना, वो 40 से भी ज़्यादा चले जाता है, ओके, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाँ, यहाँ तक तो हम इसको हीट एग्जॉस्शन कहते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होने लग जाए, आपकी मेंटल स्टेटस में चेंजेस आना शुरू हो जाए, और आप कंफ्यूजन किससे कि लाइक मतलब- रास्ता चक्कर आ भूल रहे गए, हैं। चक्कर आ रहे हैं, या जो सर याद में नहीं आ रहा क्या मुस्तकिल करना दर्द है। भी होता है। सर में दर्द से शुरू होता है, अच्छा। और जो फिर वो होता है ना, वो आपको कन्फ्यूजन स्टेट हो जाती है, आपको पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है, तो उसे फिर हम यानी heat कि आप अपने सेंसेस में नहीं होते हैं, ऐसा जी कुछ बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं ना? हम मेडिकल में इसको ALC कहते हैं, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। थोड़ा क्लियर बोलेंगे प्लीज। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं हम Okay. उसको, मतलब आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ओके ओके, तो इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक अब हीट स्ट्रोक में एक जनरल पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें कि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ख़ास तौर पे 11 से लेकर 4 बजे के बीच में, इसमें आप ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलें, ज़रूरत हो तो ना आप बाहर ना निकलें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और अगर आपको जाना लाजमी है तो आप ऐसी शेल्टर प्लेस हो जहाँ आपका डायरेक्ट सन से एक्सपोजर ना हो, क्योंकि इसमें जो आपकी बॉडी से जो एवोपरेशन हो रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके। तो जैसे अगर हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो तो हाँ, हमें उनकी तो भेजना ही छुट्टी है। नहीं करानी, हाँ, भेजना ही है। पेपर्स हैं तो जिनके। क्या हम उनकी बॉटल में पानी के बजाय ORS मिला के दे दें, कुछ मैं इस देती तरह हूँ। की चीज़? मैं दे रही हूँ मुसलसल पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से। हाँ। मीरब को हाफ साशा उसकी बोतल में जरूर पानी में मिला के जी। वो पी लेती है। बच्चों को ये बिल्कुल तो पी नहीं होता लेती कि है। taste- फेवरेट आप उनका जो भी है, लेमन है, उनका ऑरेंज हाँ। है, इतने सारे फ्लेवर्ड होते हैं, उसमें मिला के आप हाँ। इवन दो रूह अफ़ज़ा हल्का सा डाल दें बिल्कुल, ताकि वो शुगर लेवल उनका सही हाँ, रहे। नहीं उस ORS में ही आप रूह अफ़ज़ा हल्का सा दें तो उनको लगेगा लाल शरबत मिल गया हमें ना, तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मिनरल्स जो हैं आपके, नमकियात हैं, वो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट होने चाहिए। हाँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ, आजकल तो ORS में भी इतने जो है ना वो फ्लेवर आ चुके हैं, आप ORS भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों को लंच में क्या दे सकते हैं? क्योंकि देखें आप स्कूल में बच्चों के साथ नहीं होते। देखिए, हीट स्ट्रोक के हिसाब से तो बिल्कुल लाइट फूड, अच्छा, इसमें जितना लाइट फूड होगा वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा, हाँ, डाइजेशन जल्दी हो जाए और Okay. देर तक डाइजेशन ना हो। यानी इस वक्त सैंडविचेस वगैरह, Sandwiches। पर वो तो खराब होने का खतरा हो आप सकता फ्रूट्स है दे ना। सकते हैं। फ्रूट्स से एक्चुअली खीरा गर्मियों दें। में, हाँ गर्मियों में क्योंकि हमारी एवेपोरेशन, बॉडी टेम्परेचर, जैसे अगर बच्चों की बात करते हैं तो उनको लाइट डाइट, अडल्ट्स को भी ऐसा है कि अगर आप ऐसा खाना खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट और हैवी ना हो,
पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, जैसे अभी सादिया ने कहा कि आप ORS, अच्छा यूजुअली ORS हम बिना मेडिकल हम कहते हैं जब तक डिहाइड्रेशन ना हो तो ORS, क्योंकि ORS में भी नमकियात लाजमी है, तो उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जो अगर नॉर्मल लेवल है और आप देंगे तो उसके हाई होने से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। जी, अगर डिहाइड्रेशन है, नमकियात की कमी है तो आपने ORS देना है, अदरवाइज आपने रिहाइड्रेट करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में नमकियात की कमी होती है, यानी एवेपोरेट होता है। अच्छा, छोटे बच्चों की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ों को तो ये होता है कि उनको स्वेटिंग होती है, उनको लगता है कि ऑल्टर्ड सेंसेशन होती है, यानी उनको नहीं लगता कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मौजूद हूँ, या बात करने में लुकनत आ जाती है, या उनकी बातों का रब्त नॉर्मल नहीं रहता। बच्चे ये सब नहीं बता पाते ना। बच्चों को सबसे पहले तो उनको स्वेटिंग इतनी प्रॉपर नहीं होती, उनका एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और वो एकदम से शॉक वाली कंडीशन में जाते हैं, यानी वो एकदम से या तो बेहोश होंगे या एकदम से वो ड्राउजी नींद गुनूदगी वाली कैफियत में जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे और एक्सपोजर का टाइम एक्सट्रीम एजेस में बच्चों का अगर हम देखा जाए तो स्कूल का ज़्यादा है ना। और इसमें ये होता है कि हम जैसे हम कहते हैं बच्चों का जो ब्रेक टाइम है उसको ऐसा करें कि आउटडोर के बजाय इंडोर ही रखें, बच्चे बाहर एक्सपोजर्स में ना जाएं, एक्टिविटी ना करें। हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चा सुबह अच्छा सा कोई फ्रूट लेके जा रहा है, लाइक सिंपल बनाना ले ले, एप्पल ले ले, उसके साथ योगर्ट आप देते हैं। योगर्ट इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक जो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, और अगर अल्लाह ना करे डायरिया वगैरह तो उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक है, तो वो इसमें रेमेडी के तौर पे भी काम करता है। लंच की बात अगर हम करते हैं तो जैसे स्कूल की बॉटल्स में जैसे साथ का, इसमें आप नॉर्मल जूसेस जैसे अगर हमारे बहुत से ऐसे आते हैं जो लेमन पेपर फ्लेवर्स में होते हैं, लाइट होते हैं, वो आप दे सकते हैं बच्चों को। नॉर्मल पानी का इंटेक अच्छा रखें, एक बॉटल के बजाय वाटर बॉटल्स 2 कर दीजिए। अगर वो 500 ml वाला लेके जाता है रूटीन में तो उसको 1 लीटर वाली बॉटल आप कर दीजिए। लंच में स्नैक्स लाइट होंगे, जैसे फ्रूट्स आप दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। सैंडविचेस आप लाइट, जैसे चिकन के इस तरह के लाइट सैंडविचेस आप बना के दे सकते हैं। आप पी चिक्स के जो है वो लंचेस बना के, तो हैवी फ्राइड आइटम बच्चे ना लें, जैसे पैकेट्स की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन सब से ना डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका पानी का अच्छा, इंटेक अभी होता है। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ना दें कि गर्मी है। नहीं, अब तो आप देखें ना, रिसर्च ने बता दिया कि एग से गर्मी नहीं होती, नेचुरल प्रोटीन है। आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स ज़रूर दें, मॉर्निंग में 1 एग बच्चों को ज़रूर दें। हमारी सोसाइटी में ना मिथ्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ, मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि ये चीज़ें तो फिर वही चलती रहती है। हाँ। अभी आप क्या नाश्ता कराती हैं? मैंने जैसे 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले मीरब को का ये सीक्वेंस गुजरा जिसमें मैं हॉस्पिटल भी भागी सारा कुछ, क्योंकि उसको बकायदा 102 बुखार एकदम शूट कर गया। और क्या वजह थी? फ्लू? यही हीट स्ट्रोक था उसके लिए। और मुझे डॉक्टर सारी एवरीथिंग इज़ जो चीज़ें थी वो नॉर्मल थी। मम्मा पसलियों में, और पता नहीं उन्होंने तो किडनी और सबको लंग्स वंग्स में तकलीफ़ करवा ली थी। उनको क्या कुछ हो गया। मैंने कहा बेटे हर चीज़ अल्ट्रासाउंड हो रही है। डॉक्टर ने सिर्फ सादिया डिहाइड्रेट हुई हुई है, आप इसको, मतलब आप सोचिए उसको केएलसी लिख के दे दी डॉक्टर ने कि अभी इस उम्र में उसने पीनी है। और उसको उन्होंने ORS में उनका आपने हाफ करके देना, लेकिन देना ज़रूर है इसको। और ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए डिहाइड्रेशन की वजह से सब ये हुआ। डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ। और कह रही मम्मा चूटियाँ काट रही, सर में मेरे चूटियाँ चल रही। और अगर हम बड़े भी देखें ना तो हम क्या कहते हैं, हमारे सर में यार लग रहा है जैसे चूटियाँ काट रही। तो यही होता है। मैं आज भी मीरब को 1 कप दूध देती हूँ और 1 सुबह बॉयल एग्स ज़रूर देती हूँ, ताकि एक फुल है। उसके साथ जो मैं उसका लंच, अगर उसकी एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि उनके यहाँ तो खाना स्कूल में होता है, लंच में उनके साथ मैं खीरा ज़रूर रख देती हूँ। मेरी कोशिश होती है घर आए तो तरबूज ज़रूर कटा हुआ हो। अब खाना ना खाओ, आप तरबूज खा लो, क्योंकि इस वक्त कुदरत की तरफ से आपके पास वही सारा फल आया है जिसके अंदर पानी है। आप खरबूजा देखें, आप तरबूज देखें। अच्छा, लोग तरबूज से बड़ा डर रहे हैं आजकल जो हो रहा है तरबूज खाने की टाइमिंग गलत है। हाँ, आप तरबूज पे पानी पियेंगे तो आप मुझे बताएं फिर आप कहाँ जाएंगे? हाँ, ये ओवर राइप आपने अगर खा लिया या खाने के बाद, एक्चुअली देखिए हर चीज़ की टाइमिंग होती है। हाँ। जैसे आपने यूजुअली फ्रूट्स कहते हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए, यानी आप जैसे ब्रेकफास्ट में एग के साथ आप बनाना, एप्पल इस तरह से ले सकते हैं। जैसे आप स्नैक टाइम में जाए, उसमें मेलन है, वाटर मेलन है, जैसे साथ ने कहा इस वक्त सारे फ्रूट्स यूजुअली गर्मी में वो आते हैं जो लाइट होते हैं और हजम आसानी से होते हैं और आपकी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं ना। तो जैसे अगर आप मेलन की बात करते हैं या वाटर मेलन की, तो उसमें वाटर कंटेंट इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसमें वही नमक और ब्लैक पेपर हल्का सा स्प्रिंकल कर लें
तो वो आपकी नमकियात की कमी को भी पूरा करेगा, वाटर इनटेक को भी अच्छा रखेगा और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। अच्छा, जैसे अभी कैरी भी आई है, तो बहुत अच्छा सारी शरबत, माएँ जो है बिल्कुल। कैरी का शरबत बनाती हैं। इसी तरह से फालसा इस वक्त मौजूद है, हाँ। फालसा का शरबत बना के दे सकते हैं। यानी ये होम रेमेडीज, छोटी छोटी चीज़ें आप क्यूब्स में बना के प्रिजर्व कर जैसे लें। मैं आजकल यही कर रही हूँ, मैं कैरी का शरबत पीती हूँ घर that's जाके। very healthy। विटामिन बहुत सी मजे भी का है और हीट स्ट्रोक से भी और आपको इवन तो स्कंजवीन आप देखिए, हमारे पुराने दौर से स्कंजवीन, कच्ची लस्सी अगर लोगों ने सुनी हो, हाँ। छाछ जिसे कहते थे, हमारे खानों में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम पंजाब में भी रहे तो हमें याद है कि हमारे यहाँ गर्मियों में कच्ची लस्सी ज़रूर बनती थी। हल्का सा नमक डाल के, यानी कि चीनी डाल के आपने शुगर लेवल ही अपना बढ़ा लेना है, हाँ। हल्का सा नमक डला हुआ था तो उसमें हल्की चीनी भी डली हुई होती थी, लेकिन आपको खाने के साथ वो ज़रूर, एक तो उससे क्या होता था, नींद भी दोपहर में बच्चा सो जाता था और एक वो हेल्दी भी रहती थी, आपकी गर्मी को भी मारती है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मुझे और ऐसा ये यही चीज़ें जो है बेसिकली इस वक्त हीट स्ट्रोक से आपको बचाएंगी। बिल्कुल। लाइक कैरी का शरबत, धनिया, पुदीने का पुदीने, शरबत, मेथीने का। अक्सर फालसे का शरबत आप कह रही हैं, और तरबूज का भी आप तरबूज का शरबत बहुत अच्छा बना के दे सकते हैं। पीच का शरबत आप बना के दे बन सकते जाता हैं। है। और इन सब में नेचुरल फ्रूट्स के अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाते हैं और डाइजेशन को भी लाइट करते हैं। मतलब आपको डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि खाने के साथ जैसे आप रोटी अगर एक खा रहे हैं तो गर्मियों में उसको हाफ रोटी कर दें, उसकी जगह एक गिलास आप लस्सी ले लें, बिल्कुल ऐसे एक गिलास आप इमली का शरबत भी बहुत अच्छा बनता है। आप इमली आलू बुखारा इमली जैसा आलू है। बुखारे का आलू बहुत बुखारा। बेस्ट, ये बहुत छोटी छोटी रेमेडी जो घर में ये होती फुल है। ऑफ विटामिन सी है, बिल्कुल। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इम्यून करेगी। सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता हाँ, है और फिर डिहाइड्रेशन नहीं होती। हाँ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर चाहे हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, एक तो हमारे आजकल जो ट्रेंड बहुत गलत चल रहा है, कॉफ़ी इनटेक आप देखें, बच्चों इट्स को अ दें। वेरी वायरल ट्रेंड जी आजकल। हाँ। और कॉफ़ी आपको डिहाइड्रेशन भी कराती है, अजीब हरे नीले पीले रंग की ले आए हाँ। और वो बच्चों को पागल कर दिया पागल कर उन्होंने। दिया, एडिक्शन की हद तक मतलब लाइक बच्चे कॉफी हम यानी कि हम जब छोटे थे तो हमें तो चाय भी मना थी, मना थी, ठीक है। allow ही और नहीं ये था। कॉफी का क्या ट्रेंड आ गया है कि कैफीन और यंग बच्चे भी हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये। अब आप हाँ। देखें, पहले अगर बात करें तो आपको हार्डली 1 to 2 रेस्टोरेंट्स में आपको कॉफ़ी, मेरे ख्याल से जो कॉफ़ी लवर थे उनको सर्च करना पड़ता था कि कॉफ़ी कहाँ कॉफ़ी मिले, है कहाँ। और अब एवरी नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा। उसका नुकसान क्या होता है, एक तो वो आपकी एपिटाइट को कम करते, कैफीन है ना, हाँ। बूस्ट तो करेगी, आपको अलर्ट रखेगी, लेकिन डिहाइड्रेशन करेगी, आपकी भूख को ख़त्म करेगी और उसकी वजह से आपको डायूरिसिस होता है, यानी यूरिन का जो है वो पास आउट Problem होता होती है, है। उसकी वजह से भी एक डिहाइड्रेशन होती है और पता नहीं चलता। फिर बच्चे या बड़े कहते हैं घबराहट हो रही है, दिल बैठ रहा है, तो ये सब उसकी वजह से भी होता है। तो गर्मियों में कॉफ़ी अवॉइड करनी है आपने। ओके। तो उसकी जगह आप वही लस्सी ले लें, नॉर्मल पानी लें। अब सबसे अच्छी चीज़ तो अल्लाह ने कहा हमारी बॉडी में नीड ही पानी की है। हाँ। तो अब जितना वाटर इनटेक रखेंगे इन एनी फॉर्म, चाहे अच्छा, वो अब हम हीट स्ट्रोक से हटकर जो है हम आते हैं हाई फीवर, जैसे बच्चों को हाई फीवर हो रहा है। अच्छा, अब जैसे मेरा बच्चा, पहला वाला बच्चा जब छोटा था तो मुझे एज माँ मुझे पता ही नहीं था कि अगर हाई फीवर हो तो सॉक्स उतारने चाहिए, चाहे सर्दियाँ हो। मैंने सर्दियों में उसको हाई फीवर हुआ तो मैंने उसको ज़्यादा पहना दिया, उसके सॉक्स भी पहना दिए, उसको टोपी भी पहना दी। फिर जो मेरा देवर है डॉक्टर, उसने कहा कि भाभी या टोपी उतारें या सॉक्स उतारें, हाँ, कोई सबको एक चीज़ आपने, बंद चाहे रखनी सर्दी हो चाहे कुछ हो। सो बहुत सारी माओं को ये चीज़ें नहीं पता, तो प्लीज़ उसके बारे में गाइड देखिए, हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है कि बच्चे को जितना अच्छा कवर करके रखेंगे बच्चा सेफ रहेगा, उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको नमूनिया नहीं होगा। इवन गर्मियों के मौसम में भी बच्चों को डबल लेयरिंग करा रहे होते हैं ना। अगर कोई न्यूबॉर्न है, छोटा बच्चा है, बच्चों का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन थोड़ा हमारी बॉडी से अलग होता है। जब वही अलबत्त हमें स्वेटिंग होती है, बच्चों के स्वेट ग्लैंड्स अभी इतने मैच्योर नहीं होते, यानी पसीना बनाने वाले जो दूध होते हैं, तो बच्चों को सडन, जैसे ओवर रैप आपने कहा, अगर सर और जो हमारा फुट एंड है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर बॉडी गर्मी ज़्यादा होती है तो थ्रू हेड जो है वो हमारी इवेपोरेशन होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। सेम गोज़ विद द फुट, आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर आप सर और पैर दोनों को बंद कर देंगे तो बॉडी टेम्परेचर जो 1 डिग्री बढ़ा होता है वो 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ जाएगा। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि सडन हाई फीवर होता है छोटे बच्चों में। और बड़ों में तो ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी मास थोड़ा बड़ा होता है, यानी वेट ज़्यादा होता है, तो रेगुलेशन आसानी से होती है। छोटे बच्चों में वेट कम होने की वजह से और बॉडी मास कम होने की वजह से फीवर जल्दी शूट करता है और जल्दी हाई ग्रेड जाता है। तो उसके लिए आपको, जैसे अगर घर में ओवर रैपिंग तो सबसे पहले होनी ही नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं बच्चों को वो Natural कपड़े, उसमें हाँ, रखें, जो आप पहन रहे हैं वो गर्मियों में वही पहना और सर्दियों में एक लेयर एक्स्ट्रा। यानी अगर मैं कॉटन पे आ गई हूँ तो बच्चे को आप कॉटन के साथ एक अलग से कवर कर दीजिए। अगर हाई ग्रेड फीवर होगा तो सबसे पहले आपने कपड़ों को लोअर उतारना है, चाहे जितना अच्छा, भी हो। कुछ बच्चों को, जैसे हम लोगों को लग रही होती है सर्दी,
रात को सोते में लात मार के लिहाफ उतार देते हैं बच्चे, इनको पता नहीं क्यों सर्दी नहीं लगती। क्योंकि बच्चों का यूजुअली वही वाली बात है, हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ग्लैंड्स वर्किंग होते हैं, बच्चों का बॉडी मास उनका फैट काम कर रहा होता है, तो उनको यूजुअली सर्दी या गर्मी इतनी प्रॉपर फील नहीं होती, वो नॉर्मल फील करते हैं। आप देखिए बच्चे सर्दियों में भी नंगे पैर आराम से फिर रहे होते हैं, उनको हम परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उनका फैट काम कर रहा होता है। तो अगर फीवर आएगा, चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, तो आपने से कपड़ों को हल्का करना है, ठीक है। स्पंजिंग सबसे अच्छी आप आसानी से घर में कर सकते हैं, ठीक है। अंडर आर्म में कर दें या लोअर बॉडी, आप उसको ये जो नहला हम भी सकते पट्टियाँ हैं। पट्टियाँ लगाते हैं, हाँ, नॉर्मल पट्टी। अच्छा एक चीज़ और, जो हमें पट्टियाँ हम लगाते हैं ये सही है? सिर्फ बिल्कुल। नॉर्मल पानी की नॉर्मल पट्टियाँ। पानी की। नो उसमें बर्फ नहीं होनी चाहिए, कोई अच्छा। ठंडा पानी नहीं। हम जो लोग कहते आपका हैं, हाँ, टैप वाटर टैप है, वाटर। रनिंग है टैप वाटर। ऐसा क्यों? उसकी क्योंकि ये तो हम तो बर्फ डाल नहीं, तो वही डाल वाली बात, आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे फिर लेकर जाएंगे ना, हाँ। तो एक गर्मी से एक्सट्रीम, आप हमेशा लूक वार्म वाटर, मतलब नॉर्मल टैप वाटर से हम कहते हैं जी, नल का पानी। नल का बिल्कुल, पानी। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपने असल उसी में से किसी भी स्पंजिंग चीज़ करनी को है। ड्रास्टिक चेंज करना जो है ना गलत होता है। ओह, अगर यार, आपका ये टेम्परेचर बात हाई हमें है नहीं तो आप पता एकदम था। से नीचे नहीं कर सकते। ना मैं तो एकदम बर्फ भर भर के पानी नहीं, उसकी नहीं, पट्टियाँ टेम्परेचर ठंडे ना पानी एकदम की। से हाई करेंगे ना एकदम से लोअर डाउन करेंगे। इसलिए आप देखिए अक्सर लोग कहते हैं बुखार नहीं उतरा, घबरा रहे होते हैं पेरेंट्स, जब डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हम उनको यही काउंसिल करते हैं, चाहे मेडिसिन हो चाहे थेरेपी हो, टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5 आवर से लेके 2 आवर्स के अंदर लोअर डाउन करना होता है। और होता भी इमीडिएट नहीं करेंगे वरना और हाइपोवॉलेमिक एज शॉक अ में मदर जाएगा मैं आपको बच्चा। बताऊं, शायद आपको मेरी बात ज़्यादा, डॉक्टर्स की बात को ना हम ये कहते हैं ये डॉक्टर्स हैं ना, ये तो यही कहेंगे। मैं एज अ मदर आपको बताऊं कि 1 से 1.5 घंटा बच्चे का बुखार उतरने में टाइम लगता है। आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और आप हाइपर हो रही हैं, आप सिर्फ उसका जो पाँव है नॉर्मल पानी में डिप करा दें, डिप करा के रखें, उसको थोड़ी देर बाद निकालें, फिर साफ़ करें, फिर डिप कराएं, फिर साफ़ करें, डिप करें। जो जैसा आप पट्टियाँ कर रही हैं ना, वो आप यकीन जानें कोई भी बुखार, हाँ खुदा न खासा 103 या 104 को टच करने का फ़ौरन से पहले बच्चे को नहलाएं। एक ब्रेक शावर के बाद बहुत हम वापस important है। आते हैं और मैं इसे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन है जहाँ जो आपके मिथ्स जो हैं उसको भी बिल्कुल हटा देगी और सही साइंटिफिक नॉलेज आपको हम आज देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल हेल्प जो हम अपने प्यारों को दे सकते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम हाई फीवर की बात कर रहे थे और हाई फीवर में हमने ये बताया कि जैसे सादिया आप बता रही थी कि बाल्टी में पानी में पाँव डिप पाँव करके dip करके। उसे फिर साफ़ कर लें, जैसे हम पट्टियाँ करते हैं ना, हाँ। बिल्कुल वैसे, उससे भी थोड़ा तेज़ी से जाता है। क्योंकि पट्टियाँ जो है वो बेसिकली मुंह पे गिर रहा होता है, हाँ, बच्चे और बच्चे ज़्यादा उलझते हैं, उससे बहुत बेहतर होता है कि वो आप कर लें। और उससे ज़्यादा हाई फीवर होता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास भी ले जाने से पहले, क्योंकि डॉक्टर ने भी ले जाते सबसे पहले यही करना होता है, आप उसे घर में शावर दे दें। कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा कांपेगा, आपका बच्चा सब कुछ होगा, लेकिन आपका बच्चा बच जाए। पर नॉर्मल पानी से ना, नॉर्मल ठंडे पानी, से कोई नहीं। ठंडा नहीं, जो आपका टैप वाटर आ रहा है उससे फ़ौरन से पहले उसको शावर दें, उसको नॉर्मल टॉवल से आप वो करें, वो आप ही की गोद में कांपता रहे, फिर उसके साथ आप हॉस्पिटल ले जाए, वो बेस्ट है। अच्छा एक और चीज़ आजकल अवेलेबल है, कूलिंग पैच आते हैं, जेल पैच होते हैं। जैसे अगर आपको फीवर लगे 100 से ज़्यादा है तो दे आर थोड़े से होते हैं स्टिकी जेल्स पैच होते हैं, वो आप ऑन फोर हेड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आप वो 2 से 3 अगर लगा देंगे तो वो भी टेम्परेचर को लोअर डाउन करने में मददगार फर्स्ट एड बॉक्स में आपको रखने होना चाहिए, वो आपके होना और डॉक्टर चाहिए। साहब एक मैंने सुना था कि वो कॉटन पे क्या लगा के स्प्रिट स्वैप होता है, स्प्रिट स्वैप स्प्रिट वो होता है वो, हाँ। क्या मतलब? नेल कलर भी आप लोग घर में स्प्रिट लगा के रिमूवर लगा के स्प्रिट कर स्वैप लेते होता हैं। है। स्प्रिट स्वैप अगर ना भी हो तो स्प्रिट स्वैप यूजुअली हम हॉस्पिटल्स में यही करते हैं कि हमारे पास तो शावर फैसिलिटी नहीं होती, तो हम स्प्रिट स्वैप को कॉटन में सोक करके अंडर आर्म्स में रख देते हैं और 1 से 2 मिनट के बाद उसको चेंज करते रहते हैं। अगर आपके पास स्प्रिट स्वैप नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन या नॉर्मल टॉवल को भी नॉर्मल टैप वाटर में सोक करके वो आप अंडर आर्म्स में, लोअर बॉडी ऑफ द थाई पे, फोर हेड पे रख सकते हैं और कूलिंग पैच, जेल पैच लगा दें तो वो 6 to 8 आवर्स तक बॉडी पे स्टक रहता है और वो भी ग्रेजुअली आपका टेम्परेचर लोअर डाउन करता है। लेकिन टेम्परेचर ग्रेजुअली लोअर डाउन करना है, एकदम से नहीं। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ डायरिया, वॉमिटिंग, जो कि अक्सर देखी गई है, चाहे वो बड़ों में हो चाहे वो बच्चों में हो। हम लोग उसको इतना सीरियस लेते नहीं हैं, हम कहते हैं यार खुद ही कर लेंगे, खुद ही सही है, अच्छा मंगा लो, इस सब घोल की भूसी खिला दो, ये कर लो वो, मतलब हम हमेशा जो है ना इसको बहुत लाइट लेते हैं। और अक्सर मैंने अपने प्यारों को देखा है कि वो मतलब लाइक घर में ही कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे, उस डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से एक एक करके उनका ऑर्गन फेल होना शुरू हुआ
और उनका इंतकाल हो गया। मतलब मेरे अपने रिश्तेदारों के दरमियान ऐसा हुआ तो मैं हैरान रह गई कि ये क्या हो गया। उसके लिए भी नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी होता है। इतने सालों से तुम्हारा शो और इस तरह के कई शोज़ चल रहे हैं जिसमें हम इस तरह के डॉक्टर्स को जमा करके हमने इतनी दफ़ा ये वाली अवेयरनेस देने की कोशिश की है। इसबगोल की भूसी बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे गलत करते हैं, ये दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं ना डायरिया वॉमिटिंग की, मैं बच्चों से रिलेटेड बात करूँगी, तो उसमें ये होता है कि आपको जब वॉमिटिंग होती है तो आपका जितना भी फ्लूइड लॉस, वॉमिटिंग में फ्लूइड लॉस और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है अगर 1 से 2 वॉमिटिंग होती है। अगर डायरिया हो रहा है या लूज वॉम, अच्छा एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये देखेंगे जो नॉर्मल स्टूल बच्चे की हैबिट है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूल बढ़ जाए, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए जैसे फ्लूइडी हो जाए और बार बार स्टूल्स हो रहे हैं बच्चे को या वॉमिटिंग बार बार हो रही है, तो आप लोगों को वाली बात है कि इसबगोल की भूसी जो है वो एक्चुअली इट्स अ फाइबर, तो वो आपकी नॉर्मल चीज़ जैसे अगर आपकी बाउल हैबिट्स को नॉर्मल करने के लिए इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और वॉमिटिंग, ठीक है। तो आपने वही बात है, अगर आप घर की बात करते हैं तो आपने होम रेमेडीज़ में ये कि आप जैसे उसको लाइट डाइट दें, ठीक है, केला खाएं, केला खाएगा, योगर्ट है जिसको हम कहते हैं KYB डाइट, केला, खिचड़ी और जो है वो बनाना, आप उसको दे सकते हैं या योगर्ट। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि डायरिया है तो बहुत से घरों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ, आप ये भी देखेंगे हमारे एक मेडिसिन है, आई डोंट नो नाम लेना चाहिए, बड़ा फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ हो जाता है, वो अडल्ट्स भी खाते हैं और बच्चों को भी फ़ौरन से पिला देते हैं। तो कोई भी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन भी आपको बाज़ औक़ात जो है वो नुकसान देती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बच्चों में डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना होता है। बच्चों में यूजुअली डायरिया वायरल होता है, मैं और आप जो खाते हैं हम लोगों को यूजुअली बैक्टीरियल डायरिया होता है, और अगर अच्छा होना चाहिए, हाँ। 2 से 3 या 4 मेरा ख्याल है होने चाहिए ताकि आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया गया ना वो तो कम से कम वॉमिट या आपके उसके ज़रिए निकल जाए। और उसका रिस्क फैक्टर ढूंढना है। अगर बच्चों में यूजुअली होता है कि कंटेमिनेटेड पानी है या दूध होता है रखा हुआ ओल्ड बॉटल्स है, जब हम फीडर्स बच्चों को दे रहे होते हैं वो बॉयल नहीं होती या प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होती या गर्मी है दूध बहुत देर तक रखा हुआ है, अगर आपने मिल्क बनाया है तो हम कहते हैं विदिन 20 मिनट यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप लाइट डाइट देंगे। और अगर वॉमिटिंग और डायरिया 1 से 2 हो जाए ज़्यादा और बच्चा आपको लगे थोड़ा सा डल है तो ORS आप घर में देना शुरू करें। बच्चों का बना बनाया पीडियालाइट भी आता है या ORS के साशे भी आते हैं, आप लो ऑस्मोलर आप 1 लीटर और पानी जो बना बनाया पीडियालाइट आता है उसको प्लीज अगर 2 हफ्ते बाद फ्रिज से निकाल के दोबारा ना दें। वो अगर आपने उसकी सील ओपन कर ली है तो दैट शुड बी यूटिलाइज विद इन 48 आवर्स। और जो आप साशे वाली की बात करें वो विद इन 24 आवर्स में आपने यूटिलाइज करना है सिप फॉर्म में। फिर आप ये करते हैं कि बच्चे को दूध ना दीजिए, बच्चे को जब भी प्यास लगे तो आप थोड़ा थोड़ा सिप फॉर्म में ORS देते रहें या लाइट डाइट है योगर्ट पतला बना के देते हैं, नेचुरल प्रोबायोटिक है उसके अंदर। लेकिन अगर बच्चे को ज़्यादा हो रही तो फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा ऑर्गन फेलियर, डिहाइड्रेशन होता है, किडनी पर लोड करता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चाहे अडल्ट हो चाहे पीड्स की बात करें हम, आपकी डिहाइड्रेशन जो है डायरिया से ज़्यादा जो कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में अभी भी अगर हम बात करते हैं तो नमूनिया एंड द डायरिया आर द लीडिंग कॉज अंडर 5 years ऑफ एज। तो आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो प्रॉब्लम करती है, और अगर आप डिहाइड्रेशन को नॉर्मल कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे तो जो ऑर्गन फेलियर जैसे आपने बात की है बच्चे सेप्सिस में या अडल्ट सेप्सिस में जाते हैं तो उस चीज़ से बच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हमने बच्चों की डायरिया की बात की, क्या वजह ऐसी होती है जो वो ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाते हैं डायरिया की वजह से? देखिए जैसे मैडम ने बताया कि पीड्स में डायरिया और जो वॉमिटिंग है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, अडल्ट में अलग है। अच्छा, अडल्ट में हम एज आ इसको साइन समझते हैं कि डायरिया और वॉमिटिंग एक साइन है, अंडरलाइंग कॉजेज़ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उसमें नोज़िया वॉमिटिंग का होना उसकी डायबिटीज़ की को ख़राब करने की एक निशानी होता है। अगर जैसे हम अभी हीट स्ट्रोक की बात कर रहे थे, इसमें अगर आप किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो एक डेंजर साइन माना जाता है। किसी को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इन्फेक्शन हो गया पेट का, तो उसमें वॉमिटिंग या डायरिया होना एक अलग चीज़ माना जाता है। एनी हाउ इन सबकी मैनेजमेंट यही है कि डिहाइड्रेशन से बचाया जाए। वही बात कि अगर किडनी पे लोड आएगा तो किडनी जो है वो फेलियर पे चले आएगी, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। तो इससे आपको प्रिवेंट करना होता है। इसका सिर्फ बेहतरीन हल यही कि आप पेशेंट को रिहाइड्रेट करो। अब वेदर अगर वो पेशेंट ओरली ले सकता है तो हम ओरली इनटेक बढ़ाते हैं उसका, अगर वो नहीं ले पाता तो हम जाहिर सी बात है उसका IV मेडिकेशंस करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि वो क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के? जब आप बिल्कुल एक नॉर्मल शख्सियत हैं और आपको डायरिया हुआ किसी भी फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो वो एक क्या कॉज होता है जिसकी वजह से सब चीज़ देखिए इसको हम सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस ब्लड के इन्फेक्शन को आप कह सकते हैं। अब ब्लड क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है ना, तो वो किडनी को डैमेज करेगा, लंग्स को डैमेज करेगा,
हार्ट को डैमेज करेगा, तो वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट कर देता है फिर वो। अच्छा, ये इतना खतरनाक भी हो बिल्कुल, सकता है। और ये जो डायरिया है और ये जो वॉमिटिंग है, ये आप कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग चीज़ों का ऐलान होता है। बिल्कुल, ये साइंस है बेसिकली। हाँ। अब इसकी जो प्री एग्जिस्टिंग वजह है वो हमें देखनी होती है कि क्यों हो रहा है। हाँ, मतलब लाइक जो डायलिसिस पेशेंट है, किडनी एग्जैक्टली। पेशेंट है, अब उनको किसी और वजह से डायलिसिस पेशेंट है, उसमें नोजिया वॉमिटिंग उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होगा। ओके एक कैंसर पेशेंट है, कैंसर का बहुत कॉमन साइन है कि नोजिया होता है उसमें। ओके प्रेगनेंसी में नोजिया होता है, कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं उसमें बहुत सीवियर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो हर बीमारी की जो है ना वो डिफरेंट साइंस होती हैं, ओके तो हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। हाँ। एज अ जर्नल हम पेशेंट को रिहाइड्रेट करने पे फोकस करते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है छोटे बच्चों में, जब वो चोक कर जाते हैं, वो या तो कोई खिलौना मुंह में डालेंगे, वो चोक हो सकता है, या खाना खिलाते हुए। खाली बच्चे क्यों, बड़ों के भी अक्सर आपने देखा बात डाइनिंग करते टेबल हुए। पे बैठे हैं, बातें कहूँ चल रही हैं, बात करते करते चोक हो गए। बुढ़ापे में बुजुर्गों के साथ ऐसा हो गया, मतलब ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। तो कोई फर्स्ट एड, अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि यहाँ करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं करना। छोटे बच्चों के साथ हो जाता है, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें गाइडलाइंस दे सकती हैं रेहाना? जी जी। अच्छा, रेस्क्यू डेवलपमेंट सीन इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस डेवलपमेंट टू जो है वो कम्युनिटी को ट्रेनिंग करवाता है, जिसके अंदर जैसे अभी हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, हम हीट स्ट्रोक की अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और इसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट कैंप पूरे सीन में लगाए हुए हैं लोगों को वहाँ पे, और ऐसे डिफरेंट वो मशरूबात जो हैं सीजनल फल के जो भी हैं वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब हम कम्युनिटी को जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसके अंदर हम लाइफ थ्रेटनिंग बता दें। जैसे मैंने बताया फीवर है, जैसे आपने बताया डायरिया हो गया या फिर डिहाइड्रेशन होगी जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, तो क्या होगा, दिल की धड़कन आँख में बंद हो जाएगी। तो अब जैसे चॉकिंग एक चीज़ है, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना यूजुअली, जो कि क्रॉलिंग करते हैं, उन्हें हर कलरफुल चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो मुंह में निगल लेते हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो बहुत देर तक रहे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो फ़ौरन से मदर को एक अमल करना चाहिए, यानी जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बच्चे को देखे तो करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए कि जो है ना 5 बैक स्लैप देने हैं बच्चे के पीछे और 5 चेस्ट रख देने। ये आपको करके ये मैं दिखाना आपको पड़ेगा। बिल्कुल करके दिखाऊंगी। कहाँ सबसे है? निता, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर किसी भी उसको चोकिंग हुई बच्चे को, तो अगर वो खास रहा है तो जो भी उसका केयर वो टेकर है उसको चाहिए कि वो उसको इनकरेज करें, खासो खास से रहो, क्योंकि बॉडी का नेचुरल कफिंग हमारा एक गैग रिफ्लेक्स है कि जो अल्लाह ने हमारे खाने की नाली और सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन रखा है एपिग्लॉटिस, जो दोनों को सेपरेट करता है। जब हम इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि खाते वक्त बात नहीं करो, बात नहीं क्योंकि वो करो। खुलता है। तो बाज़ औक़ात बच्चे यही कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें लेते हैं तो उनकी जो ओपनिंग है इसोफिगस की वो छोटी होती है और ट्रैकिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसकी वजह से वो स्लिप बैक कर जाता है और वो चोक करता है। तो अल्लाह मैंने गैग रिफ्लेक्स है, बच्चा फ़ौरन से एफर्ट करता है, उसको खांसता है, तो उससे क्या होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे अगर आपको लगे बच्चा खांस रहा है तो आप उसको इनकरेज करें। रेहाना जैसे कहा बैक स्लैप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वहीं नहीं जाएगा, ऊपर से वो स्पेल आउट कर जाएगा बाहर। बैक स्लैप कैसे करना है? बैक वो स्लैप बताते वो हैं। करके दिखाइए आप वो उस तरफ मैनिकल चल पे के। करके दिखाते हैं। क्योंकि वो अब पता नहीं हम किधर बेचारों को बिल्कुल। मार रहे हो, उसकी उनको proper कुछ- technique क्योंकि माँ बाप भी तो जोर जोर से शुरू कर देते हैं, वो वो किधर पैनिक मारना में है, होते हैं किस ना, जगह एंजाइटी। पे। हाँ, तो उसमें नहीं, वहीं पे ले जाते हैं। चॉकिंग कोई भी एज का बंदा कर सकता है, अडल्ट हो, चाइल्ड हो या इन्फेंट हो। इन्फेंट हम बोलते हैं 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बेबी को। अगर ये बच्चा चॉक कर गया तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपने पहले ये तो बच्चा नहीं करेगा क्योंकि छोटा बच्चा कफ करने के लिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप इधर आएंगी, ठीक है, इसके लिए आपको ना ज़्यादातर जो सूटेबल कंडीशन जो होती है सिटिंग पोजीशन होती है, तो आप आइडियली बैठ जाएंगे। आप खुद बैठ जाएं। जी जी। ओके। अभी ये बच्चा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, हाँ। आपने क्या करना है, बच्चे को पकड़ना है। अब आप खुद बैठ गए, आपने बच्चे को गोद में जी, लिया। ठीक है, ये बच्चा आपका चॉक कर गया, ठीक है, आपको और कैसे पता चलेगा कि बच्चा ब्लू होगा, साइनोटिक होगा, ब्लूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या किया, एक हाथ पकड़ा, आपने वी शेप बनाई माउथ के इर्द गिर्द, यानी कि बच्चे की आपने नेक को, जॉ को सपोर्ट देना है और बच्चे को आपने कर देना है डाउन, यानी कि जो बच्चे का चेस्ट है वो जो हेड है वो डाउन होगा चेस्ट से। फिर आपने क्या करने, 5 बैक स्लैप देने हैं बिटवीन द शोल्डर ब्लेड अपवर्ड। तो आप देखिएगा ये आपने हैंड की हील ली, ये शोल्डर ब्लेड के बिटवीन आपने 5 बैक स्लैप देंगे। 1 2 3 झटका 4 5। फिर अच्छा, आप ये जो हथेली है, हील को ये इस्तेमाल ये करें। इसको इस्तेमाल जी करना, जी इसको आप करके जी, ऐसे। ठीक है, मैं आपको करवाती हूँ, कर लीजिए। 1 2 3 4 5।
उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो आपका फ्री हैंड है इसी से आपने बच्चे की हेड और नेक को स्टेबल करते हुए दूसरी लेग पर लेकर आएंगे और आपने अब उसको देने हैं 5 चेस्ट थ्रस्ट। वो आपने देने, ये निप्पल लाइन लगाई, इसके जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन आपने 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैंड के हील से। 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी अब रिसेंट ऐसे ही करना है ये जी, सिचुएशन। ये आप करते रहेंगे 1 2 3 4 अच्छा 5। अब एक दफा रुके, जी। ये तो हो गया इन्फेंट। बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते हैं जिनको आप बड़े इस तरह इतने आराम जी, से जी। उठा नहीं सकते इस उसकी तरह। चॉकिंग अलग से रिलीफ कैसे हाँ। करनी है मैं आपको बताती हूँ। अगर देखें कोई फॉर्जन बॉडी आ गई है ना तो आप निकाल दें, ओके, ब्लाइंड स्वीप नहीं blind करेंगे। sweep, हाँ। क्या होगा, निकल जाएगी, नहीं निकलेगी तो बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अगर अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा तो फिर किया जाता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो बच्चों का CPR कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, फ्लैट सरफेस पे बच्चे को लिटा दें और फ़ौरन से आपने एक इमरजेंसी नंबर डायल करना है, रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल करें और फ़ौरन से CPR स्टार्ट कर दें। तो CPR स्टार्ट करने के लिए जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन या आप हैंड की हील से कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर आप 2 अंगूठों की मदद से भी कर सकते हैं। तो 2 अंगूठे जो हैं वो आपने इनसर्कल करने हैं बच्चे के इर्द गिर्द और जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन रखेंगे। 1 तकलीफ चीज़ होती है 2 माँ बाप 3 के लिए। 4 5 6 7 8 30 ये कंप्रेशन दे। उसके बाद आपने इसको देनी है 2 सांसें, 2 ब्रीदिंग। अब इन्फेंट को जो आपने ब्रीदिंग देनी है उसके लिए आपने क्या करना है, आप माउथ टू माउथ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं या माउथ टू नोज टेक्निक का। अब आपने क्या करना है, अपने माउथ के दरमियान और ये जो विक्टिम है इसके माउथ के दरमियान आपने सील बना ली और जेंटली ब्लो करेंगे। जैसे ही आप ब्लो करेंगे विजिबल चेस्ट रेस होगा। अगर चेस्ट रेस हो रहा है तो इसका मतलब है ब्रीदिंग इफेक्टिव है। CPR के अंदर आपने कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, यानी कि आपने कंप्रेशन करने हैं और 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 ब्रेथ देने हैं। अगर आप सिंगल रेस्क्योर हैं, यानी कि अगर आप अकेले कर रहे हैं और अगर आप 2 लोग हैं फिर आप 15 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग देंगे उसको। ये तो हो गया इन्फेंट। अगर आपने चाइल्ड में या अडल्ट के अंदर चॉकिंग रिलीफ करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक और मैनिकन अडल्ट चाइल्ड की मैनिकन। उसके लिए कोई ह्यूमन भी आ सकता है मेरे पास। मैं आ जाती हूँ। अच्छा देखें, उसमें एक यूनिवर्सल साइन बनाएगा, बच्चा या बड़ा कोई भी हो सकता है। वो एक यूनिवर्सल साइन बनाएगा। वो क्या करेगा, गले को अपने हाथों की मदद से दोनों इस तरह पकड़ लेगा और कुछ बोल भी नहीं पाएगा। फिर आपने क्या करना है, आप उससे पूछेंगे कि आप कफ कर सकते हैं। अगर वो कफ कर सकता है तो उसे बोलें कफ आउट करे। अगर नहीं कर सकता फिर आपने क्या करना है, उसके भी बैक पे आपने जाना है, बैक साइड पे, और आपने क्या करना है, इसको भी आपने देनी है 5 बैक स्लैप बिटवीन दी शोल्डर ट्री। 1 2 3 4 5। अब वो अडल्ट या चाइल्ड में आपने, अगर चाइल्ड है तो आप क्या करें, नील डाउन हो जाए, बच्चा छोटा है। अगर अडल्ट है तो आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपने देने हैं 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। अब वो कैसे देने, उसकी टेक्निक है। आपने ये क्या किया, फिश बनाई। इस फिश को आपने जस्ट अबव द नेवल पार्ट के ऊपर रखना है और ये थंब वाली साइड जो है अंदर की तरफ जाएगी। अब क्या करना है, दूसरे हाथ की मदद से आपने इस फिश को कर लेना है ग्रैब। अब आप मूवमेंट करेंगे इनवर्ट और अपवर्ड, यानी कि फोर्सफुली अपवर्ड आपने मूवमेंट करनी है। आप करें और जो भी फॉर्जन बॉडी होगी वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। नहीं निकलेगी तो क्या होगा, ये बेहोश हो जाएंगे। तो फ़ौरन से आपने रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल करना है और इनका भी CPR स्टार्ट कर देना है। ओके। और अगर चाइल्ड ओबीस है या अडल्ट ओबीस है फिर आप एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं करते, फिर आप करते हैं चेस्ट थ्रस्ट। तो चेस्ट थ्रस्ट के लिए आपने बिल्कुल जस्ट सेंटर यानी कि अगर थोड़ा वजन ज्यादा है, ओबीस है, प्रेग्नेंट मोटे लेडी हैं, प्रेग्नेंट हाँ। लेडी हैं तो उसके लिए तो आप फिर ये करेंगे, स्टमक के बजाय आप आपने चेस्ट थ्रस्ट करना है। chest अगर पे। कोई व्हील चेयर पे कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके भी आप करेंगे चेस्ट थ्रस्ट। यानी कि अडल्ट चाइल्ड इन्फेंट चॉकिंग की वजह से अनरिस्पॉन्सिव हो जाए तो वो आपने करना है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो वो भी डिटेल में आगे दोबारा डेमो हम दे देंगे कि CPR किया कैसे जाता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो वो जो दर्द अलग अलग हमें होते हैं, जो बेसिकली इस बात का ऐलान होता है कि कोई गड़बड़ है बॉडी में, जाओ टेस्ट कराओ, जाओ ये कराओ, ब्लड में कोई ब्लड की कमी है, मैग्नीशियम, कोई विटामिन्स की कमी है, वो क्या सिग्नल्स होते हैं जो बॉडी आपको दे रही होती है और आपको समझ नहीं आ रहे होते, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बहुत सारी ऐसी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं जिनके बारे में शायद हमें भी नहीं पता था और बहुत सारी बिल्कुल। मिथ्स हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं चलूँ अपने टॉपिक की तरफ, मैं बताना चाहूँगी
कि मेरे पास इस वक्त सामने रखी है टपाल ग्रीन टी, जिसके 2 नए फ्लेवर्स जो कि लिमिटेड एडिशन है, पाइनएप्पल और ऑरेंज। ये कम अरसे के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ग्रीन टी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करती है, खाने को हज़म करने में मदद करती है, वेट लूज़ करने में मदद करती है। इसके अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बढ़ती उम्र के असरात को कम करने में मदद करते हैं और कैंसर से दिफा करती है। आपका वेट रिड्यूस करती है, तो आप इसे खाने के बाद या खाने से पहले भी ले सकते हैं। हाँ, सो ये बेहतरीन सोर्स है आपके वेट को रिड्यूस करने के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो कहते हैं ना कि कैंसर से दिफा करने में भी आपके लिए मददगार साबित होती है। तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी आपको सिग्नल्स देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई विटामिन की कमी है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ और मेरे घुटनों में या मेरी जॉइंट्स में पेन होता है, मुझे लगता है ओ मेरा विटामिन डी मुझे लग रहा है कम है, तो मैं टेस्ट कराती हूँ अपना। सो मुझे लगता है कि वो सिग्नल है। अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो सिग्नल, जैसे मैग्नीशियम की कमी होती है, नींद अच्छी नहीं आ रही होती है, नींद अच्छी नहीं आ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि ये सिग्नल है, तो वो फिर टेस्ट में वो चीज़ें आ जाती है। या आपको वो B12 का भी डॉक्टर ज़रूर बताइएगा, हाँ। क्योंकि हमारे अवेयरनेस नहीं है ख़वातीन में, नसें ख़ासतौर पे खिंचरी लोगों होती में हैं। B12 क्यों इम्पोर्टेंट है, विटामिन A, B, C, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। उनको पास सिर्फ एक चीज़ है जी, कैल्सी पी लेंगे हम, वो परफेक्ट कर देगी हमें, और हमें एक विटामिन जो हमने Z, B, D सुना हुआ है वही खाना है। तो अब उसके हमें अलावा ये कुछ नहीं बताइए करना। आप कि ये जो सिग्नल्स हैं बॉडी दे रही है, इसको हम कैसे सिग्नल्स को लें और हम समझें इसे? अच्छा देखें, बॉडी में कोई भी चीज़ अदर देन नॉर्मल हो तो वो आपके लिए साइन होती है, साइन सिम्टम होती है। तो आपको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। अगर हम विटामिन की बात ही करें तो विटामिन हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। किसी की भी डेफिशिएंसी आपको कोई सीरियस डिजीज़ करा सकती है। चलिए हम विटामिन डी से शुरू करते हैं। विटामिन डी ये एक बहुत कॉमन विटामिन है जो कम होता है। हमारी जनरली हमारी पॉपुलेशन में जो फीमेल्स हैं, खासतौर पे वो लोग अबाया पहनती हैं जब बाहर आती हैं, यानी धूप से उनका इंट्रैक्शन नहीं होता। जी, और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि सनलाइट से एक्सपोजर के बाद बनता है। ओके। तो इसकी कमी हमारे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन हमारी मेल्स में भी बहुत कॉमन है। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इंडोर काम करते हैं, आउटडोर इतने लोग काम नहीं करते। तो विटामिन डी की जो कमी होती है, इसमें पेशेंट बताता है कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, मुझे पैरों में, किस में, काफ मसल में दर्द मसल्स होता में, है। हड्डियों में, हाँ। जिसे हम आर्थरालजिया या मैल्जिया अक्सर लोग कमर की भी कमर में शिकायत करते हैं, कमर में दर्द हो रहा है। जब हम उनका विटामिन डी करवाते हैं तो ड्रास्टिक उस पे कमी आई हुई होती है। बिल्कुल। तो उसमें इवन हम आईवी IM इंजेक्शन वगैरह तक लगाते हैं, जी, तो जाके फिर वो उसकी जो है वो कमी पूरी होती है। मसल में लगता है ना उसका तो मसल्स में लगता है, इंजेक्शन बिल्कुल। विटामिन डी उसमें मसल्स में लगा भी सकते हैं, दूध में तोड़ के भी पी सकते हैं। सकते हैं। इसके अलावा देखिए की कैप्सूल्स भी आती हैं, वो भी एग्जैक्टली कुछ नेचुरली सोर्स होते हैं विटामिन डी के, जैसे आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ। आपके पास रेड वो मीट जो है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। सनफ्लावर सीड्स हैं, हाँ। आपके पास जो नट्स हैं, ये सारे विटामिन डी के बहुत अच्छी सोर्सेज होती हैं। ओके। इसके अलावा अंडे की जर्दी में भी होता है। बिल्कुल उसमें भी होता है, अंडे की जर्दी में तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, जहाँ बात बड़ों की करते हैं, बच्चों में एक्चुअली जो हम ये बात करें सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, अगर दुबला है, मोटा है, लंबा है, छोटा, ये हमें ऑब्वियसली नज़र आता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ऑब्वियस नज़र आते हैं। ये जिससे हमारी बात है विटामिन डी है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, B12 है, फॉलिक एसिड, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जब डेफिशिएंसी शुरू होती है तो प्रोमिनेंट नहीं होती। जब सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं तो फिर इसकी आपको सिम्टम्स होते हैं, पकड़ लेती है वो। हाँ। जैसा भी आपने कहा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, वो अपने लार्ज जॉइंट्स जितने भी होंगे, जैसे टांगों में दर्द बताएगा, लोअर थाई है, अपर थाई है, बैक मसल जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी में आप एग्जॉस्ट फील करते हैं। मैग्नीशियम की कमी है तो मसल्स क्रैम्प रात में स्पेशली बहुत है, जिसको लोग कहते हैं तशन्नुज बहुत शदीद हो रहा है हमें। कैल्शियम की कमी होती है तो टिंगलिंग सेंसेशन, बच्चे या बड़े कहते हैं दांतों में झंझनाहट हो रही है, या हमें लगता है फिंगर्स हमारी कैल्शियम में होता है, बच्चे या बड़े आके कहते हैं उंगलियां सुन हो रही हैं, उंगलियां टेढ़ी बेंडिंग होना शुरू हो जाती है। एकदम से काम करते करते बच्चे लिख रहे हैं या आप कोई लॉन्ग राइटिंग करें तो फिंगर्स आपकी एकदम से सुन हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। इसी तरह से आयरन डेफिशिएंसी अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं तो चिड़चिड़ाहट है, गुस्सापन है। बच्चों में बात करते हैं तो स्कूल में फोकस नहीं होता। पेरेंट्स आके बहुत कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, एटीट्यूड समझते हैं उसका बच्चे का कि इसका दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, रीज़निंग ढूंढते हैं।
अडल्ट के साथ साथ बच्चों में भी अगर हम विटामिन डी चेक कराते हैं ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या बहुत से बच्चे हमारे बताएं ये ग्रोइंग एज की डेफिशिएंसीज कहलाती हैं। तो बिल्कुल। बच्चे की हाइट छोटी होगी या चेस्ट रिब बोन प्रोमिनेंट होगी, हाथ की हथेली की हड्डी हमें प्रोमिनेंट मिलती है, ये फाइंडिंग्स हम ढूंढते हैं। पेरेंट्स यूजुअली आते हैं स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, घर में अगर हम बड़ों सो रहा है, yawning कर रहा है बहुत हाँ, या ज़्यादा। जिद कर रहा है, चिड़चिड़ा, और बड़ों में भी यही सिम्टम्स होते हैं। और फिर जब हम उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं तो विटामिन डी सिग्निफिकेंटली, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, B12 है, फॉलिक एसिड, ये सब की डेफिशिएंसीज मिलती हैं। और ये चीज़ें अलग है ना, आपको हमारी जो हेल्दी डाइट्स है ना हमेशा उसमें पाई जाती है। अच्छा, मैं दोबारा आती हूँ, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ऐलान होते हैं? देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सिम्टम्स हैं ना तकरीबन सेम ही होते हैं। अच्छा। उसमें भी आपके मसल पेन, मसल क्रैम्प्स, अच्छा। बॉडी पेन, एक थकावट, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और ये मैग्नीशियम भी ज़्यादातर जो कैल्शियम सोर्सेज होते हैं ना उसमें पाया जाता है। लेकिन मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा। अगर कोई जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है ओके। या कोई ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जो वर्कआउट करती हैं, तो उनको मैग्नीशियम लेनी चाहिए। सप्लीमेंट के तौर पे लेनी चाहिए। ओके। तो बहुत अच्छा जो है ना उनकी मसल ग्रोथ और मसल जो उनकी स्ट्रेस होती है बहुत कम हो जाती है। अच्छा, B12 जैसे सादिया कह रही थी, B12 विटामिन B12 ज़्यादातर जो है ना वो मीट सोर्स जो हमारे गोश्त होता है उसमें पाया जाता है। क्योंकि रेड बहुत सारे लोग नहीं खाते, Red मैंने कहा meat। इसलिए मैं आपसे एग्जैक्टली, पूछ लेकिन रही हूँ। और भी बहुत सारी सोर्सेज होती हैं। जैसे आपके कुछ फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन B12 पाया जाता है, वेजिटेबल्स होती हैं उसमें हो जाता है। तो विटामिन B12 भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उसके ब्लड उसके ऐलान क्या है? अगर कमी है तो आपको क्या होता है? ब्लड की खास किस्म की बीमारी है जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाती है। ये जो हम कहते हैं क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हमारी नसें खिंच रही हैं, ये पानी इसमें की विटामिन B12 के कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे वो न्यूरोपैथी भी करवाती है ना। बट जनरली विटामिन बी जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। यानी किसी को न्यूरोपैथी हो रही है, यानी उसके हाथों में जो ना ऐसा लग रहा है चूटियाँ चल रही हैं, जलन या नहीं हो ठंडे जाती हैं। हाथों में जलन? या जो क्रॉनिक पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट में ये बहुत कॉमन होता है, जिसे हम मसल्स डायबिटिक न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी ये बहुत कॉमन है। तो अक्सर प्रेगनेंसी में कमी हो जाती है तो उस वक्त वो कहते हैं ना, वो चढ़ गई, नस चढ़ गई, एकदम नहीं वो आपको हो जाता है, Muscles cramp क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। अब प्रेगनेंसी जो है वो, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर चीज़ की जो नीड है वो ज़्यादा हो जाती है ना। तो उसमें आप फीमेल्स को ख्याल रखना होता है कि उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा कोई सोर्स ले लें या कोई सप्लीमेंट्स ले लें ताकि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब, अगर टाइम है तो मैं पूछ लूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना इसको सीरियस ही नहीं लेते। हमारे यहाँ हर चीज़ में कह दिया जाता है कि अरे ये खा लो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन विटामिन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें किन किन टाइम्स पे लेना चाहिए, प्लीज़ ये ज़रूर बताएं। जैसे मैग्नीशियम का लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो रात में लेना चाहिए। आपके खाने के बाद, आपके सोने से 1 घंटा पहले आपने मैग्नीशियम लेनी है। लोग सुबह खा लेते हैं। तो ये Bed कुछ time में चीज़ों को ज़रूरी ना होता है। उनको, ये हम चाह रहे हैं कि अगर आप बैठे तो ऑथेंटिकली लोगों को अच्छा पता चले। देखिए, हेल्दी डाइट होती है ना उसमें ये विटामिन होते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट, आप फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स और जो वेजिटेबल्स है वो यूज़ कर रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। सारे जो अभी रिसर्चेज आ रही हैं इसमें हमारे डाइट में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो वो डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें कि फॉर एग्जांपल जैसे मैडम ने मैग्नीशियम का बताया, तो बिल्कुल रात सोने से पहले मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयरन है, आयरन आप अर्ली मॉर्निंग में ले लें। किस चीज़ को खाली पेट पे लेना है, किस चीज़ को पानी के साथ लेना है। अब हमारे यहाँ अमूमन एक जो मिथ है वो क्या है कि जो मेडिसिन है उसको दूध के साथ लो। हम डॉक्टर इसको डिस्करेज करते हैं। बिल्कुल। आप जब दूध के साथ कोई मेडिसिन लोगे तो उसका इफेक्ट आधा हो जाएगा। दूध उसको जो है ना वो काम ही नहीं करने देगा। मेडिसिन हमेशा, ज़्यादातर मेडिसिन पानी से लेनी चाहिए और ज़्यादातर मेडिसिन एम्प्टी स्टमक में ही लेना चाहिए। और खास तौर पे जो आप एम्प्टी स्टमक में एम्प्टी स्टमक लेना, एम्प्टी स्टमक में एब्जॉर्प्शन अच्छी जो होती है। मेडिसिन नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, आप ये ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं ना। तो जब क्या सप्लीमेंट कह ले रहे रहे हैं हैं, सॉरी? एक्चुअली एब्जॉर्प्शन जो है, जैसे आयरन है उसको हमेशा एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अब आयरन के साथ जैसे अगर हमने कहा कि कैल्शियम ले लिया या आयरन दूध पी लिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन ही हाफ हो जाएगी। तो आपने जो मेडिसिन या जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसकी टाइमिंग और उसका मोड ऑफ एक्शन यानी प्रॉपर होना ज़रूरी है, वरना फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और बहुत कॉमन मिथ है हमारे यहाँ, इंश्योर मिल्क बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो इंश्योर मिल्क को लोग ऑलरेडी मिल्क में डाल के पीते हैं। हाँ, वो पानी में मिला के नहीं पीते। उसके अंदर खुद पानी, इंश्योर मिल्क जो है बेसिकली वो खुद दूध है। अब वो पेशेंट हमारे पास आता है कि आपने दूध स्टार्ट किया, हमें इमोशन हो गया, और जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे इस्तेमाल किया,
तो बताते हैं कि हमने दूध में डाल के इस्तेमाल किया, तो फिर मोशन तो होने हैं ना। तो वो बेसिकली आपने प्लेन वाटर में यूज़ करना एंड इट्स होता अ है। गुड थिंग अगर बिल्कुल, आप उसको exactly. प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप एक बार तो डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो आपको अच्छा गाइड कर देगा। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। जैसे अगर आपको जो इंसफिशेंसी होती है कि कमी होना शुरू हुई है, तो उसमें आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें जैसे हेल्दी वेजिटेबल्स ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, तो वो आपकी इंसफिशेंसी को कम करेगा। लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिसिट है, तो फिर स्क्रीनिंग जैसे डॉक्टर ने कराई है तो उसका फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जैसे विटामिन डी है, B12 की डेफिशिएंसी, हमने इंजेक्शन दिए थे हम लोग पिलाने के, लगाने के, बच्चों में भी बड़ों में भी, फिर हम फॉलोअप पे बुलाते हैं कि आप 2 मंथ्स के बाद आएगा विथ न्यू टेस्ट या आप इसको रिपीट कराएगा। पेशेंट नहीं आते, वो कहते हैं वो फिर आएंगे 1 साल के बाद, हमें सिम्टम्स दोबारा से शुरू हुए, तो भाई क्यों हुए, आपने रीटेस्ट ही नहीं कराया। और देखिए स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी आपने कहा हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है कि क्या चीज़ कम हो रही है और हमें कहाँ स्क्रीनिंग। आइडियली हर बड़ों को 6 मंथली या ईयरली अपने रूटीन चेकअप कराना चाहिए। स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए स्क्रीनिंग में आपकी कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल। अगर वो डिजीज़ हो गई तो फिर तो आपने ट्रीटमेंट और थेरेपी पे जाना है ना, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप इसको स्क्रीन आउट करेंगे तो आप जल्दी टाइम में मैनेज कर लेंगे। एक चीज़ ये कहूँगी कि अब लोग, अगर आप लोग ये समझते हैं कि बहुत महंगे टेस्ट हैं तो इसलिए नहीं करवा पाते, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी हमारे जो हुकूमत की तरफ से हमारी जो जितनी भी ये खुली हैं, यकीन जाने इतनी बेहतरीन किस्म की लैब्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, और वो मतलब गवर्नमेंट की लैब्स हैं, डॉ की हैं, इसकी हैं, आप, और इकोनॉमिकल लैब्स हैं। आप प्लीज़ उसमें जाके, जो मैं करवाती हूँ, मैं मीरब की करवाती हूँ, क्योंकि मीरब की विटामिन डी बहुत कम है, तो अभी उनका एक कोर्स ख़त्म हुआ है जो इंजेक्शन उनको दूध में डाल के हम दे रहे थे। कितना ज़रूरी है। हाँ, विटामिन डी। बच्चे कहते हैं, जैसे ये कह रही है ना, बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा, हम कहते हैं इस उम्र में हमें तो दर्द नहीं होता था, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अरे हो रहा है, क्योंकि उस वक्त की चीज़ें और थी, हमारे खाने और थे, हमारी चीज़। अब बच्चों की चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, उनके गेम्स अलग हैं। और अगर बच्चों में विटामिन डी डेफिसिट रहेगा तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, स्टंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है विटामिन डी का मॉनिटरिंग। अब यकीन माने मैंने तीसरा भी टेस्ट करवाया है डॉक्टर का, तो अब कहीं जाके उन्होंने उसके इंजेक्शन रोके हैं, और वरना 1 मंथ के हिसाब से उन्होंने कहा था 1 मंथ रोक करके पूरा आपने कोर्स किया, देन 1 मंथ का आपने साथ ही गैप देना है, फिर 1 मंथ करना है, फिर 1 मंथ का गैप दिया, फिर मुझे आप इसका टेस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ख़वातीन छुरी का इस्तेमाल करती हैं किचन में, तो उनके एकदम कट लग गया, उसमें फ़र्स्ट एड क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा आइडिया। मैं टोटका बताऊंगी डॉक्टर। और दूसरा, दोनों सवाल एक साथ कर लेती हूँ। दूसरा, गर्म पानी से जल गए या जो इस तरह की चीज़ किचन में जो चीज़ हुई, उसमें प्लीज़ बताइए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो देखिए कभी ये बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट अच्छा, वो आप कही थी ना कि आप घरेलू टोटका करते हैं, मगर पहले घरेलू टोटका नहीं, पहले आप बताइए, फिर हम लेमैन है ना हम तो। अच्छा देखें, कोई भी ब्लीडिंग हो रही है वो आपने देखनी है कैसी है, कहाँ एक्टिवली हो रही, कैसे है। आप इसको 2 में डिवाइड कर लें, माइनर है, मेजर है। अगर माइनर है तो पहले देखें कोई भी आपके घर में फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए। अगर नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई साफ सुथरा कपड़ा ले लें, या वो ही जिसके विक्टिम है उसी की शर्ट टेयर कर लें। आपने करना है वो कपड़े को रखना है, और फ़ौरन से आपने वहाँ पर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई कर देना है, ठीक है। और 10 मिनट तक आपने रखना है। लोग क्या करते हैं, 10 मिनट तक तो नहीं रखते, बार बार उठा के देख रहते हैं, तो वो आपकी मेहनत ना सारी ज़ाया होती है। तो 10 मिनट तक आपने कंप्रेस करके लाजमी रखना है। ओके। तो अगर आपके पास फर्स्ट एड का बॉक्स है, उसमें फिर आपने स्ट्राइल गॉज पीस होती हैं, स्ट्राइल पट्टियाँ होती हैं, वो उससे आप प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर आपने बैंडेजेस कर देनी है। ओके। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही, नहीं रुक रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक टॉर्निकेट का अप्लाई करते हैं, जहाँ से जैसे ये वाली कोई आर्टरी से ब्लड बहुत फोर्सफुली निकल रहा होता है, ब्लीडिंग स्टॉप, आर्टरी को रोकने के लिए आप कुछ बांधते हैं। फिर वो बांधते हैं, तो फिर उसको भी बांधने का तरीकाकार होता है, बांधते हैं और उस पर टाइम लिख देते हैं। फिर आप जब डॉक्टर को हैंड ओवर करते हैं तो आप लाजमी बताते हैं कि आपने एक टॉर्निकेट अप्लाई किया हुआ, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है कि 40-45 मिनट से ज़्यादा ना बंधे। तो माइनर और मेजर में कर लें। माइनर में आप फ़ौरन डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर लें, और एक होता है वूंड पैकिंग। अगर कोई बहुत गहरा जख्म है, फिर आपने क्या करना है, उस वूंड को पैक करना है, ठीक है। और वूंड पैक करने के बाद फिर आप प्रेशर अप्लाई करके बैंडेज कर देंगे। तो ये है आपकी डॉक्टर तक ले जाने का जो बेसिकली फर्स्ट एड है, ये वो, क्योंकि खून भी बहुत ज़्यादा बह जाएगा तो उससे भी डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। रियाना जी, अगर गर्म पानी से जल जाए तो उस सूरत तो में गर्म पानी से जल जाए या किसी भी तरह का जलने का चूल्हे से हो जाता है, आपने सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है। जल जाए पानी डालिए, ठंडा पानी या टैप वाटर, वाटर जिसे हम रनिंग वाटर रनिंग वाटर।
हमारी यूजुअली कॉन्सेप्ट है, मिथ्स की बात है। बहुत से लोग कहते हैं जो आपके बर्नॉल लगा दें या टूथपेस्ट लगा दें या जो लगा दें। घर में कुकिंग ऑयल है वो उस पर अप्लाई करते हैं, ये सब सेप्सिस करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेंगे। जो टैप वाटर है वो क्या करता है कि एक तो जो आपका बर्न्स की वजह से टेम्परेचर होता है तो आपके ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर को हीट सबसे अप पहले कर रहा वो होता खत्म है। करता है। तो आप जब ल्यूक वार्म वाटर या रनिंग वाटर डालते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता है और जो ब्लिस्टर बनने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है उसका। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका इन्फेक्शन भी क्रिएट रह जाता है कि जो बैक्टीरिया या अल्लाह ना करे पानी या जो भी चीज़ लगी है वो कांटेक्ट नहीं रहता, वाटर उसको वॉश आउट कर देता है और बॉडी टेम्परेचर को कम अच्छा, कर जैसे देता है। ये प्रेशर कुकर वो फटता है अल्लाह ना किचन में, वो उससे जो बर्निंग होती है उसमें क्या करना चाहिए फर्स्ट? देखिए किसी भी तरह का जले आपने पानी ही डालना, पानी ही डालना। बर्न या जब बात कर रहे थे हम कट की, उसमें क्या होता है जो हमारा स्किन है ना वो हमारा फर्स्ट बैरियर कहलाता है। ये आपकी प्रोटेक्शन की फर्स्ट लेयर है। जब भी ये ब्रीच होगी, जब भी ये कट होगी तो आप एक्सपोज हो जाओगे एनवायरनमेंट से ना, जो आपके पैथोजन है यानी जो बैक्टीरिया और जो दूसरे जरासीम है। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, इसको कवर करना है। जैसे बर्न हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे आप प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं तो वो बहुत हैवी होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि अपने आप को कवर कर लें आप, ठीक है। पहले तो कोशिश करें जो आपका एरिया बर्न हुआ है उसको आप वॉश आउट कर लें, ठीक है। उसमें आप कुछ भी अप्लाई ना करें, उसको एक थिन लेयर या थिन कपड़े से कवर कर लें ताकि उसमें जो है ना बैक्टीरियाज ना जाए। बैक्टीरियाज ना आए। अक्सर लोग जब ज़्यादा आग लगती है तो उसको कोई लिहाफ या कोई ऐसा कपड़ा लेके उसमें वुलन तो और हाथ आग पकड़ेगा। सबसे अच्छा ये होता है जैसे बर्न की ना स्टेजेस हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न है। फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारे ऊपर की जो सिर्फ झल्ली होती है, एपिडर्मिस जब कहते हैं, वो ही बर्न होती है, वो इतना पेन भी नहीं करते और रिकवरी उसकी जल्दी होती है। सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न जो होते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग को, देखिए वही वाली बात है, स्किन हमारा बैरियर है ना, जैसे स्किन हमारी एक्सपोज होती है तो हमारा वाटर लॉस बहुत तेज़ी से होता है, हीट एक्सपोजर स्किन पर होता है, बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो जाता है, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो इस वक्त हम आपको स्पेशली जो ऐलान आपकी बॉडी करती है, जो एक सिग्नल देती है आपको, उसको समझाने की कोशिश करें। अब हम आ रहे हैं, आपके घर में डायबिटिक पेशेंट होंगे, उनकी शुगर बढ़ना, उनकी शुगर लो होना, आपके घर में वो लोग होंगे जिनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता होगा, वो सारी चीज़ें अब हमें आपसे जाननी है। अच्छा, ये हम बहुत ना ज़रूरी है। इससे पहले आप एक टॉपिक पे गई थी तो वहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर साहिबान से ना ब्रेक में उस चीज़ से का जो है वो ऑथेंटिसिटी भी ले ली कि हमारी वालदा करती थी कि अगर कोई चीज़ कट जाए तो उसमें वो फ़ौरन हल्दी और चीनी मिला के रखती थी और पट्टी बांध देती थी या दबा देती थी। चीनी? जी, तो वो जो कटा हुआ है उसमें और दर्द नहीं होगा? अब आप सुनिए, हल्दी है एंटीसेप्टिक, और बताइए आप चीनी है? हल्दी तो एंटीसेप्टिक है, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो सुपरफिशियल कट में जैसे है, बहुत डीप कट में आप Deep यूजुअली cut कर में नहीं, सकते हैं। शुगर जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करा देती है, शुगर ना पानी को सक करती Suck है, ऑस्मोटिक जैसे अक्सर मुंह में कुछ होता है ना, जैसे तो हम चीनी खा लेते हैं तो खून रुक जाता तो है। वो एक्चुअली वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कराती है शॉर्ट टर्म में, तो इसलिए, लेकिन वही बात है, स्मॉल ब्लीडर्स है, सुपरफिशियल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते डीप में नहीं। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो प्रेशर और प्रेशर टाइमिंग, क्योंकि वो जो 10 मिनट्स का है उसमें हमारा 5 मिनट्स ब्लीडिंग टाइम होता है, यानी अगर हमारी कोई भी छोटी से छोटी शरियान या रग कटेगी तो उसका ब्लीडिंग टाइम जो है वो 3 to 5 मिनट्स है, यानी वो खून बहने की जो रवां है। और जब क्लॉटिंग टाइम है यानी जो ब्लड रुकने का टाइम है वो भी 3 to 5 मिनट्स है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रॉपर प्रेशर है वो 10 मिनट्स तक लगा दें ताकि ब्लीडिंग भी रुक जाए और क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाएं तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डायबिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल। शुगर बढ़ना, शुगर लो होना, आजकल वैसे मैंने मार्केट में देखा है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक चीज़ आ गई है जो यहाँ आप लगा लेते हैं, वो सुई के ज़रिए मतलब इंसर्ट होती है और यहाँ एक डिजिटली आपको शुगर की जो आपके लेवल्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप बार-बार पूरा चेक प्रोसीजर करें, बार-बार चेक करें, ब्लड अपना डालें उसके ऊपर स्ट्रिप के वो एक ऊपर। डिवाइस कहलाती है, वो आप इंसर्ट कर लेते हैं बॉडी पे, वो बच्चों को भी लग जाती है और बड़ों को भी लग जाती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें हर थोड़ी देर के बाद, जैसे अगर आपने खाने से पहले की शुगर है, खाने की बाद की, 2 घंटे की बाद की, तो मॉनिटरिंग के लिए आपको बार बार प्रिक नहीं करना पड़ेगा। वो 14 दिन चलती है शायद एक।
2 to 3 वीक्स तक वो चलती है और उसमें ये होता है कि आपके पास उसको सिर्फ उसका साथ ही उसका स्कैनर ग्लूकोमीटर होता है, वो बस आप उस पर टच करेंगे तो वो आपको फ़ौरन से अपनी रीडिंग्स दे देगा। तो जो आपकी शुगर एकदम से शूट करती है और एकदम से लोअर डाउन होती है तो वो मॉनिटरिंग बहुत आसान होती तो है। वो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है या नॉर्मली भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए? नॉर्मल तो पेशेंट्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऐसा मॉनिटरिंग तो डायबिटिक पेशेंट्स को ही चाहिए होती है। हाँ, ऐसे पेशेंट जिनका सडन शुगर हाइपोग्लाइसेमिक होता हो या जिनको एकदम से शुगर या ब्लड प्रेशर लो होता हो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग चाहिए ना। अब एक डिवाइस आपके 15 दिन तक पूरा बॉडी का पार्ट होना भी स्लाइटली इरिटेबल, तो वो डायबिटिक की पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा अच्छी है। तो अब फॉर एग्जांपल आपके घर में वो पेशेंट हैं, हमें ये तो पता है चल शुगर हाई है तो आपने दवाई दे दी है, अगर शुगर लो हो गई है वो मेरी शुगर होती है। लो किसी मेरी की भी होती है लो, बहुत मेरी भी होती है। बहुत होती है, लो। बच्चों की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। उस वक्त क्या करना चाहिए और हमें क्या सिम्टम्स हैं उसके जो पता चलेंगे? अच्छा देखिए, शुगर लो इज़ वेरी डेंजरस। हाई शुगर इतने जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती जितनी लो शुगर आपको जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो शुगर लेवल्स है ना, अगर आपकी शुगर लेस देन 100 या लेस देन 70 आ रही है तो आप अलर्ट हो जाए। लेस देन 50 तो आप फिर आप अपने होश में नहीं रहोगे। मेरा तो ये हाल था कि चीनी नमक अभी भी डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने वॉलेट में रख के घूमना है, हैं आप ले। मेरी इतनी लो रहती है तो डाइट की वजह से ना, डाइट की वजह से। डाइटिंग करने की वजह से। बिल्कुल। तो अब इसमें यही है कि जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हो, आप लो शुगर आपकी आए, तो आप फ़ौरन कोई मीठी चीज़ जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, वो ले लें। देखिए जब वरना आपकी नमक, शुगर लो चीनी, पानी कहते हैं ना। आपकी शुगर लो हो रही होती है तो क्या आपको क्रेविंग होता है कुछ मीठा खाने का? आपको कैसे पता चलता है कि लो हो रही है? अच्छा, जनरली एक साइन है कि आपका जिस चीज़ का दिल चाहेगा ना, उसकी आपकी बॉडी में कमी होती है, तो वो आप क्रेविंग हो जिसे हम कहते हैं, तो आपको वो लेना चाहिए। जैसे बच्चों में देखे एक कॉन्सेप्ट है कि उनको जो है ना मट्टी खाने का या इस तरह का दिल चाहता है, तो उमूमन उन बच्चों में जो है आयरन की कमी होती है। तो वो कुदरत उनको जो है ना आयरन ढूंढने का एक मौका दे रही होती है कि आप इस तरह आयरन ढूंढो, इसको हम अपने ज़माने में पाइका कहते हैं। पाइका की काइटिंग कहते हैं। तो ये एक नेचुरली अल्लाह ने हमें एबिलिटी दी है कि आपको जैसे अक्सर लोगों को बर्फ खाने का दिल चाहता है। उसमें आयरन डेफिशिएंसी आयरन निकलती है। डेफिशिएंसी वो भी एक्चुअली जैसे अभी हम शुगर की बात करें ना, तो जो हम डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनकी जब शुगर लो होती है तो हार्ट सिंकिंग वाला इफेक्ट एक बहुत कॉमन होता है। कि आपकी हार्ट दिल बीट डूब रहा है। दिल डूब रहा है या अक्सर उनको लोग जो लगता है कहते हैं ना अपनी दिल की घबराहट, धड़कन महसूस होना शुरू होती है, घबराहट जो होती है, पैल्पिटेशन घबराहट वो ये होती है। पैल्पिटेशन होती है और उसमें आपको एक्चुअली वाली बात कि हाइपर ग्लाइसीमिया यानी जब शुगर आपकी ज़्यादा बढ़ेगी तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती। हमारी पूरी बॉडी चलती शुगर पे, अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना तो हमारा ब्रेन फंक्शन सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और फिर हमें जो प्रॉब्लम होती है आप देखें तो वो डायबिटिक कोमा या अल्लाह ना करे ऑल्टर्ड होता है, जो कॉन्शियसनेस लेवल है, ये सब लो शुगर की वजह से होता है क्योंकि हमारी जितनी भी एंड प्रोडक्ट है ना वो आखिर में ब्रेकअप होकर ग्लूकोज ही बनती है। जैसे मैंने देखा था एक दफा मेरी अम्मी को शुगर लो हुई, वो बेहोश हो गई। मेरा जो देवर है वो डॉक्टर है, उसने किसी बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप निकाली आप और फौरन- मेरी अम्मी को बिल्कुल। लॉलीपॉप दे दी। बिल्कुल, क्योंकि और अम्मी फिर सही हो गई। और उसमें ज़्यादा अच्छा है सब लिंगुअल, अगर ज़बान के नीचे रख देंगे तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन माउथ ज़्यादा होता अच्छा है ना, होता माउथ है। में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाई होती है शुगर की। तो अक्सर हम इस तरह की सिचुएशन में सिरप फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में हम चीज़ें देते हैं ताकि जल्दी एब्जॉर्ब हो ये जाए। भी देखा है डॉक्टर साहब कि हम ना घर में भी नमक चीनी पानी का उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसका फौरन पानी देते हैं, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। लिक्विड फॉर्म यूजुअली मेरा तो अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्राउजी है तो वो चोकिंग का इफेक्ट हो सकता है। हमेशा ऐसी चीज़ जैसे आपने कहा लॉलीपॉप है या कोई ऐसी सॉलिड चीज़ या पाउडर्ड फॉर्म जो ग्रेन्यूल्स आपकी बॉडी मुंह से एब्जॉर्ब होकर और एकदम से शूट करवा दे, यानी शुगर लेवल को बढ़ा लेकिन दे। ये तो अगर सूरत होश में में ना है, कि तो अल्लाह ना आप करे कि लिक्विड वो यूज़ कर होश में सकते नहीं है। अगर होश में जैसे तो मैं फिर तो खिलाएं आप। डेली ये एक ग्लास जरूर पीती हूँ क्योंकि मैं चेक करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा बीबी ठीक है लाओ बना के लेकर आओ भाई और पी ले इससे पहले कि कुछ हो। और फिर अच्छा यही बात जैसे हमने बात की थी कि टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ेगा और नहीं लोअर डाउन होगा, शुगर भी फ़ौरन से नहीं बढ़ेगी। यानी हम लोग फ़ौरन से जैसे किया और खिलाया फ़ौरन से पिक के अभी तक तो शुगर नहीं बढ़ी, फिर वो एकदम से ज़्यादा Time देने से लेती भी है। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो अगर आपने दिया है तो हाफ एन आवर तक आप थोड़ा सा वेट करें। फिर अच्छा, अब patient हम आते हैं conscious- ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी एक वो होता है कि लो जाता है, किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो उस पर आओ। सबसे पहले अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो सेफ्टी करे अपनी, अगर जहाँ भी है कैसे खड़ा पता हुआ, चलेगा उसको कि लो है क्या हाई है? वो- दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं क्या? उससे हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन लो स्टार्ट हो में कि जाएगी। हाई में? लो में भी हो सकता है, हाई में भी हो सकता है। फिर
लेकिन जो पेशेंट होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है, जैसे जो नॉन केस हाइपरटेंशन पसीना आने लगता है, उनको पता घबराहट होता है कि होने जब लगती है उनको हाई ब्लड में। प्रेशर बढ़ता है ना तो उनको एक हेडेक और एक अजीब सी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। कनपट्टी में दर्द होना यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर में होता है, और लोअर ब्लड प्रेशर में आपका जो लोअर वाला गर्दन हिस्सा। यहाँ पे आपको पेन शुरू होता है। अक्सर लोग बॉइल्ड अंडों पे नमक डाल के खा रहे होते हैं, वो लोग लो में, लो में एक्चुअली रॉ सॉल्ट तो आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे आपका ब्लड प्रेशर लो हो। क्या? रॉ सॉल्ट जैसे आपके salt। नमक डाल नहीं के लेना चाहिए। अगर वो ब्लड प्रेशर हाई हो तो फिर और ज़्यादा हाई हो और जाएगा। हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको सिम्टम्स मिलते जुलते हैं ना। जैसे वर्टाइगो या सर दर्द होगा, कनपट्टी में दर्द होगा, तो कोई ऐसी चीज़ लें जो नॉर्मल हो। जैसे आप एग ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं आपकी रीच में। और वो ये बात, सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली देखा गया अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको एक जो है हम कार्डियोवैस्कुलर जो होता है TIA, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो सकता है, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं शरियाने फट जाना ब्रेन की। तो वो आपको, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर इतना हाई शूट कर रहा होता है, तो पल्सेशन होती है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप ये सोच के करेंगे कि ये हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, तो मॉडरेट ट्रीटमेंट मेरे आपने भाई करनी के होती है। साथ एग्जैक्टली यही हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो हम लोग नहीं थे, तो जो उनको लेके पहुंचे थे जब वो, क्योंकि कहीं और थे वो, तो वो ब्लड प्रेशर हाई, एंड वो यही कह रहे मुझे एकदम से पसीना आना शुरू हुआ, मेरी कनपट्टियों में इतना शदीद है, मुझे धुंधला होना शुरू हो गया सब कुछ, और मैं गिर गया। तो वो उस वक्त उस काम करते हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, तो वो बिल्कुल से उस वक्त आइडिया नहीं हुआ। लेकिन जब हम जिना पहुँचे तो वो उन्होंने कहा कि तो भाई, मेरा वास्ता, जैसे आपको पता है कि मैं भी जिना से मेरा वास्ता है, तो आजकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यंग एज में स्ट्रोक जो Young फालिज है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन हो और गया। उसकी रीज़न यही हमारी जो डाइट है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। अभी 2 दिन पहले हमारा एक यंग गार्ड था, बहुत एक्टिव, सब कुछ सही, और उसका सडन BP शूट हुआ है, उसको IC ब्लीड हुआ है, दिमाग की उसकी बड़ी शरीयान फट गई, उसकी डेथ हो गई। मतलब वो हमारा अपना ही एम्प्लॉय था, 24 घंटे हम उसको नज़र में रखते थे, और उसको भी हम मतलब इतनी सीवियर डिजीज से हम नहीं बचा सकते। बचा वो वाली बात, स्क्रीनिंग नहीं होती ना, स्क्रीनिंग नहीं कराते ना सिम्टम्स। क्या आपका खून गाढ़ा हो रहा है, क्या क्योंकि हो ये रहा है? ब्लड प्रेशर में यूजुअली एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है कि कोई भी कॉज नहीं है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। यूजुअली हमारे देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, जो ज़्यादातर होता है, उसके वजह से हमारी शरियानें सख्त हो जाती हैं, जिसमें चर्बी होती है, उसकी वजह से भी फ्लो नहीं होता, तो फिर एक्स्ट्रा प्रेशर देने की वजह से हार्ट को और जो हमारी नसें उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर शूट करता है। तो वो वाली बात है, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे हर हेडेक को यूजुअली नॉर्मली हेडेक लिया जाता है, वो वाली बात है, दो सिम्टम्स दवाएं खा लो, लिखी साइन हुई है, ये सिम्टम्स खा लो, है। दो- अच्छा, बहुत दो गोलियां। इम्पोर्टेंट है, इससे पहले शो खत्म हो, कार्डियक अरेस्ट जैसे कहते हैं। कभी बता दें, स्ट्रोक को भी ना कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि आपने इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो स्ट्रोक का एक्रोनियम है फास्ट, FAST। F से है फेशियल ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाती है, A से है फेशियल ड्रूपिंग, Yes। यानी कि चेहरा आपको टेढ़ा होगा। आप अगर अपने सामने वाले को हाँ। फेस देख रहे हैं, टेढ़ा वो है। टेढ़ा हो जाएगा, लकवा, या जिसको हम उर्दू में कह रहे हैं, लकवा। लकवा, हाँ। और A से है आर्म वीकनेस, उसकी आर्म वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। आप उस शख्स को उठा कहेंगे नहीं अपने पाएगा दोनों बाजू ऊपर उठाएं, वो ऊपर तो उठाएगा लेकिन एकदम से नीचे गिरा देगा, यानी कि 10 सेकंड से भी पहले उसका हाथ नीचे आ जाएगा। ओके। उसके बाद FAS, S से है स्लर्ड स्पीच, जुबान लड़खड़ाएगी, वो 2 या 3 से ज़्यादा वर्ड नहीं बोल पाएगा। ओके। और T से है टाइम, इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप कहीं पे भी किसी शख्स के साथ देखें, फ़ौरन से टाइम नोट करें, रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को कॉल करें, उसको मॉनिटर और ऑब्जर्व करते रहें जब तक एम्बुलेंस आ रही है। खुदा ना खासा वो शख्स बेहोश हो गया, सोने उसका ना दे। सांस का अमल रुक गया, फिर आपको करना है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यानी जब वो बेहोश हो गया, जी, और सांस का अमल भी रुक गया तो फिर वो कार्डिक अरेस्ट, आपने CPR फ़ौरन स्टार्ट कर देना। वो कैसे करेंगे? अब CPR में जैसे अब आपने पूछा कार्डिक अरेस्ट, तो कार्डिक अरेस्ट में ये है कि आपका दिल का क्या काम है, पंपिंग करना। तो कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, दिल अचानक से स्टॉप करता है बीटिंग को। ओके। तो अब दिल का आपको काम करना पता है कि ब्लड लेके जाना है आपके ऑर्गन और ब्रेन तक। तो ब्रेन तक जब वो ब्लड नहीं जाता, तो ब्रेन ने उस ब्लड से लेनी होती है ऑक्सीजन, तो बंदा बेहोश हो जाता है। तो इसमें अचानक से जो है ना दिल की धड़कन अचानक से रुक जाती है। और कार्डिक अरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पहला शख्स भी कभी भी कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल नहीं होते, ज़्यादातर ले पर्सन होते हैं। और कार्डिक अरेस्ट के अंदर अगर आपने गोल्डन मिनट के अंदर CPR स्टार्ट नहीं किया, जैसे कि 1 मिनट गुजर गया, तो आपने उसकी ज़िंदगी के 10% चांसेस कम कर दिए। और CPR करना कैसे, ये भी वो मैं सिखा आपको- दें। और 10 मिनट तक CPR नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस आ रही है, वो 10 से 15 मिनट लगा रही है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसकी जिम्मेदारी है कि CPR परफॉर्म कैसे करना है। मैनिकन प्रोवाइड कर दें। तो सबसे पहले कोई भी शख्स आपकी आंखों के सामने बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले कहीं पे भी हो सकता है कार्डिक अरेस्ट, तो आपने क्या करना है,
सबसे पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर लें। सेफ्टी इंश्योर करने के बाद आप उस शख्स के करीब जाएं। तो आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। आपने इसका चेक करना है रिस्पांस और चेक करनी है ब्रीदिंग, सांस का अमल। ठीक है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, आपने रिस्पांस चेक करने के लिए आपने उसके दोनों शोल्डर को करना है टैप। हेलो, आर यू ओके भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अगर उसने आपको जवाब दिया, देखें वो क्यों बेहोश होकर गिरा है, हो सकता है उसकी शुगर लो हो गई हो, बीपी शूट कर गया हो। अगर उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया तो फ़ौरन से आप 2 काम करें। एक तो आप उसका सांस का अमल चेक कर लें और एक नब्स चेक कर लें। नब्स कैसे चेक अब करेंगे? नब्स कैसे नेक पे होती है, ये मैं इजीली बता सकती हूँ, कोई भी चेक कर सकता है। आपने क्या करनी है, 2 फिंगर लेनी है, ये अपनी सांस की नाली पे रखनी है। फिर ये कैरोटिड पल्स आपके सीधी तरफ भी है, उल्टी तरफ भी है। किसी भी एक साइड पे 2 इंचेस अब एक ग्रूव में चले जाएं, आपको यहाँ पे पल्स फील हो रही होगी। अब आप फील करें आपको पल्स फील हो रही है। इमरजेंसी में हम ये पल्स चेक करते हैं। बच्चों में हम चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स, जो कि आपके अपर आर्म से कोहनी से ऊपर होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की नेक शॉर्ट होती है। अच्छा, अब आप अगर आपसे पल्स चेक हो रही है और आपने पल्स के साथ ही ना ब्रीदिंग को भी असेस करना है। ब्रीदिंग का जैसे मैंने पहले बताया था, अगर चेस्ट फॉल एंड रेस नहीं हो रहा, दैट मीन कि उसकी ब्रीदिंग एब्सेंट है। अब ब्रीदिंग को और पल्स को, दोनों चीज़ों को एक साथ चेक करना है और 5 से 10 सेकंड के अंदर चेक करना है। अगर आपसे पल्स चेक नहीं हो रही तो आप छोड़ दें, टाइम ज़ाया ना करें, लेकिन आप फ़ौरन देखें ब्रीदिंग नहीं है, फ़ौरन से एक इमरजेंसी नंबर डायल कर दें, 1122, एक्टिवेट करवा दें अपना इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और अपने दोनों हाथों की मदद से उसका CPR कर दें। अब यहाँ होता है कि हाथ रखने कहाँ पर है, हाथ आपने रखने हैं सेंटर ऑफ द चेस्ट पर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सीने के बीच वाला हिस्सा है? तो आप ये करेंगे, आप सांस की नाली से एक लाइन लगाएं और निप्पल लाइन से एक लाइन लगाएं। ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं, ये आपके सीने के बीच वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले जो आपका डोमिनेंट हैंड है, उसकी हील को आपने रखना है सीने के बिल्कुल बीच में, सीने की हड्डी के ऊपर, सीने के बिल्कुल बीच में, और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखना है। उसके बाद उंगलियों को आपस में मिला लें। फिर जो आपके शोल्डर हैं ये आपके हाथों के ऊपर आने चाहिए। आपने विक्टिम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना। ये तो हो गई हैंड की पोजीशन। अगर चाइल्ड है तो आपको वैसे पहले बताया कि आप एक हाथ का इस्तेमाल करें। अगर चाइल्ड ओबीस है फिर आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेंट है तो आप 2 थंब सर्कलिंग कर लें या हैंड की हील यूज़ कर लें। अब आपने कंप्रेस कितना करना है बॉडी को, 1/3 हम कंप्रेस कर रहे होते हैं बच्चों में। अच्छा, अडल्ट है तो आपने एटलीस्ट 2 इंचेस तक लाजमी आपने कंप्रेस करना है, 2 इंचेस तक और या 5 सेंटीमीटर तक। चाइल्ड उससे छोटा है तो अबाउट 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट उससे भी छोटा है तो 4 सेंटीमीटर। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना बॉडी को वापस भी आने देना है, यानी कि रिकॉइल भी होने मतलब देना कि है। जरा करके बताएं कैसे कंप्रेस किया। कंप्रेस और रिकॉइल। अब मैं आपको जो है अब आप 10 फिर compression छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अमल आप दोहराते रहेंगे। फिर 30 कंप्रेशन के बाद ब्रेक कितना कितना देना है? आपने जो है ना, आपकी जो 30 कंप्रेशन है वो 15 से 18 सेकंड में हो जाए, इतना है। तो ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, यानी कि आपका जो कंप्रेशन का वो रेट है 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा आपने परफॉर्म करनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बहुत ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं अपने शो पे, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं बेसिकली, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे खेल रहे हैं या किसी भी चीज़ में, अक्सर घर में ही ऐसा होता है, आप गिर गए, स्टोर से कोई निकाल रहे हैं चीज़ें, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी जगहों से गिरते हैं और फ्रैक्चर नहीं होता। कभी कोई छोटी सीढ़ियों से गिर गए और आपको हो जाता और है। आपको फ्रैक्चर हो जाता है। तो एक तो उसके सिम्टम्स बताएं कि कैसे पता चले ये फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, क्या है, पैर मुड़ गया है, चुक पड़ गई है, मतलब लाइक अलग अलग और उसको उठाने का भी तरीका। एक तो हर बंदा जो है ना वो उसको कहता है अरे अरे खड़े हो जाओ, पाँव पे वजन डाल दो। ओ ये मन नहीं किया करें ये प्लीज़, ये अगर आपको नहीं आता तो ये नहीं करें। इसके लिए प्लीज़ मैं चाहूँगी ज़रूर अवेयरनेस दें। तो देखिए, कभी भी इस तरह का इंसिडेंट हो किसी हिप के बोन टूटती है। मेरी उजाला की जो मदर है वो स्लिप हो गई चप्पल से शादी में और उनकी हिप बोन टूट गई। तो कभी भी किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो, सबसे पहले वो इमोबिलाइज, यानी वो जहाँ पे है वहीं पे रुक रहे, जाए, उसी पोजीशन पे रुक जाए। देखिए, जब भी कोई बॉडी फ्रैक्चर होती है ना, तो आपकी जो जो आपकी नॉर्मल एनाटमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ मेरे साथ गलत हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोअर लिप की बात करें तो इसके फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है ना। तो हमें क्या होता है कि हमें एक
स्वेलिंग नज़र आती है। इसमें आपने क्या करना है, अपने आप को इमोबिलाइज कर लेना है। अच्छा, आपने कोई जॉइंट को इमोबिलाइज कर जॉइंट को इमोबिलाइज कर सबसे लेना है। पहला जब आप गिरे या कुछ हुआ और आप कह रहे हैं कि उस शख्स को पता चल जाएगा कि ये हड्डी गई, बिल्कुल, क्योंकि उसको समझ में क्या आ जाता है, इंस्टेंट स्वेलिंग होती है? स्वेलिंग हो जाती है और Pain होगा ना? पेन बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। एक्चुअली आप वेट ही नहीं डाल पाते बॉडी पे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो उस पॉइंट पे जब जैसी नॉन वेट बेयरिंग बन जाती है। हाँ, वो आपका वेट ही नहीं बेयर करता ना, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा सिस्टम है, तो उस जिस जॉइंट को है उस जॉइंट को आप इमोबिलाइज कर दें। इसका तरीका ये होता है कि कोई भी आप लकड़ी ले लें और लकड़ी से जो है ना उस जॉइंट को आप दोनों तरफ से बांध दें, तो आपकी जो फोर्स नहीं लगेगी उस वाले इस पे। स्प्लिंटिंग जिसको हम स्प्लिंटिंग, कहते हैं। हाँ, मेडिकल में इसको और अगर splinting आपको कहते ये चीज़ ना भी मिले ना, जैसे स्प्लिंटिंग कोई हार्ड चीज़, कोई भी कॉपी ले लें, आपको हैं। हाँ, इसको जो भी हाँ। चीज़ हो, कोई फोल्ड करनी और हार्ड हार्ड सरफेस सरफेस हो, बनानी है आपने। हाँ, क्योंकि यानी आपको बाहर कोई भी एक्चुअली देखिए स्कूल, हमारी कॉलेज पूरी कहीं भी बॉडी का जो दारोमदार है, हमारा स्केलेटन है ना, ढांचा है, उस बोन के ऊपर सारे मसल्स अटैच होते हैं। अब जब हिस्ट्री ऑफ फॉल हुई और फ्रैक्चर हुआ तो वो जॉइंट वहाँ से ब्रेक हो गया। अगर मैं इसी हड्डी की बात करें तो यहाँ से टूट गई, तो अब यहाँ तक का ब्रेक ट्रांसफ़र हमारा पूरे लोअर लिम्ब तक जाता है ना, तो अब मैं इस पर डालूंगी तो दो नुकसान होंगे। एक तो वो जॉइंट और टूटेगा, मजीद टूटेगा, यानी अगर वो सिंपल फ्रैक्चर है तो वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में चेंज हो जाएगा। दूसरा, उसके नीचे का जो लिम्ब है वहाँ पे स्वेलिंग और उस पर प्रेशर आएगा, मसल्स टियर हो सकते हैं। स्वेलिंग, जैसे आपने कहा स्वेलिंग स्प्रेन होता है तो यूजुअली आ जाती है फ़ौरन, लेकिन अगर फ्रैक्चर हुआ है ना तो एक तो वो जो जॉइंट स्ट्रेट होता है वो लिम्पिंग हो जाता है, हिलने लगता है हवा में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपने उसको फ़ौरन से इमोबिलाइज करना है और किसी ऐसी जगह पे हार्ड सरफेस पे बच्चे को या बड़े को आप लेटा दें, अगर अपर लिम्ब का, जिसमें लोअर लिम्ब उसकी का। ये यूजेज ना हो, Usage उस ना हो। पोर्शन की यूजेज ना हो, उस पे जैसे pressure उठा ना दे, आए। या गोद में उठा, अक्सर होता है ना, उठा जो ले। कोई गिरता है तो एक टांगों से पकड़ा हुआ होता है, एक हाथों से पकड़ा हुआ होता है, यूं पकड़ के डंडा डोली हमारे पास करके इसकी ले यही जा होती रहे है हो। कि जो पेशेंट बताता है कि मैं तो सिर्फ गिरा था, उस टाइम इतना मसला नहीं था, जब तक मैं अस्पताल पहुंचा हूँ तो मसला बड़ा हो गया। वजह क्या होता है कि कोई यहाँ हर तरफ से उठा लिया, यहाँ ऐसे से उठा कर के लिया। रिक्शे में डाल रहा है, कोई बाइक पे बिठा रहा है, उसमें जो है ना सेकेंडरी ट्रॉमा ज्यादा हो जाता है। ओह, यानी जो तो आपको ये इस चीज का पहले हमें ख्याल ख्याल रखना रखना है है। कि हमें उसे टैकल कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अगर ये हो गया फ्रैक्चर, ठीक है, तो आप उसे जरा आपने कहा कि चीजों से बांध के स्प्लिंट बना, सपोर्ट स्प्लिंट देनी होती है हमें। हाँ, वो स्प्लिंट आपके घर में कोई भी चीज़ हो, वुड है आपके पास, अगर हार्ड रजिस्टर है जैसे, भी आपके या पास कॉपी या लंबा, उसको आप इस तरह से ऐसे नहीं, यानी इसको ऊपर इनरोल Fold कर कर दें, दें, ऐसे सैंडविच roll जैसे हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से वो बुक या रजिस्टर ऐसा हो कि उस जॉइंट को कवर कर ले, तो वो ऊपर से भी तो ये वाली मोबिलाइजेशन आपकी रुक जाएगी। क्योंकि यूजुअली हमारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाला मूवमेंट को जितना हम रोक लेंगे तो इस स्वेलिंग भी रुक जाएगी और जॉइंट इमोबिलाइज अच्छा, हो ये तो जाएगा। चले बड़ों का होता है, बच्चों का अक्सर खिंचातानी में हाथ खिंच जाता है। बच्चों में यूजुअली वो क्या ग्रीन है? स्टिक फ्रैक्चर होता है। एक तो जॉइंट देखें, ये होता है जॉइंट डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, लिगामेंट्स बच्चों के वीक होते हैं, मसल्स वीक होते हैं, ग्रोइंग बोन्स होती हैं, फ्यूज़ नहीं होती ना। मेरी आपकी सारी बोन जॉइंट टू जॉइंट फ्यूज़ होती हैं, बच्चों के सारे जॉइंट अभी ओपन होते हैं। Okay. ज़्यादातर बच्चों की देखी गई क्लेविकल, जिसको हम हंसली की बोन ये- कहते ये हैं, वाली चीज़। हंसली की बोन, या ये शोल्डर बोन, या ये वाला आर्म डिसलोकेट होता है, वो हम एक साइड से पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जो यहाँ पे लिगामेंट जो उसको पट्टे को पकड़े हुए होते हैं, हड्डी को, वो टियर हो जाता है और जॉइंट वहाँ से निकल जाता है। तो उसमें भी लिम्पिंग नहीं होगी, यानी हाथ लटकेगा नहीं, लेकिन बच्चे की मोबिलाइजेशन इमोबाइल हो जाएगा, यानी वो हाथ लटका के रखेगा। मतलब ऐसा होगा तो आपको यूज समझ नहीं आ कर जाएगी। पा रहा या है। जैसे आप उसको उठाएंगे पेन होगा, बच्चा रोएगा, वरना अदरवाइज बच्चा कंफर्टेबल होता है। या वो अगर बड़ा बच्चा है तो बताएगा कि मुझे यहाँ पे दर्द है। तो स्क्रीन आउट तो आप डेफिनेटली एक्सरे से ही तो करेंगे। करेंगे। तो एक्सरे में बच्चों में ये होता है कि अगर डिसलोकेशन है तो वो आपको स्प्लिंट लगा देते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक हो जाता है। क्लेविकल के फ्रैक्चर में यूजुअली हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो खुद बोन हीलिंग होती है 6 to 8 वीक में। तो उसमें भी आप स्लिंग की तरह से, ताकि ये वाला जॉइंट यहाँ से इमोबिलाइज हो जाए हाथ, और बच्चा आराम से जो है वो उसको अच्छा, रखेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़, अक्सर मशीन चलाते हुए या कोई ऐसी चीज़ करते हुए कभी कभार आपकी उंगली आधी जैसे कट लग जाता है, बहुत मतलब तकलीफदेह चीज़ होती है जो घरेलू इसमें हो जाता है। तो अब आपको कि वो आपकी उंगली जुड़ जाए, उस वक्त क्या फर्स्ट एड है कि आप उसे क्या करें कि बाद में ऑपरेशन से वो जुड़ सकती है, क्योंकि उसमें नर्व्स कनेक्टेड होती हैं ना, जाहिर है, उसमें क्या कर इसमें सकते ये है कि जो आपका डैमेज पार्ट है आप उसको प्रिजर्व करना है। हैं? यानी कि गॉज वही पट्टी ली, नहीं, किसी भी आप पहले तो ब्लीडिंग स्टॉप करनी है आपको। Okay. फॉर एग्जांपल आपकी अगर ये वाली उंगली कटी है, हाँ। तो जो आपका लॉस पार्ट है आप उसको प्रिजर्व कर लें। किसी यानी भी कि उंगली कट पूरी के अगर गिरी है, है, पीस तो जैसे जगह को बाजू का संभाल के गिर, रखें। गिर जाता है, तो वो हम लोग जो डैमेज पार्ट है उसको नहीं देखते यहाँ पे।
तो यानी जो पार्ट कट हुआ हुआ है उसकी आप ब्लीडिंग को सोर्स को रोकेंगे, यानी मिसाल के तौर पे अगर उंगली यहाँ से कट गई है तो अब यहाँ पे प्रेशर ला के उसकी ब्लीडिंग को रखेंगे, और जो कटा हुआ पार्ट है अगर वो उससे संभाल लें। थोड़ा सा डिटैच हुआ है या लटक रहा है तो आप उसी पे सपोर्ट करके सॉफ्ट बैंडेज गॉज से बांधें, या स्टेराइल कपड़ा घर में या जो इंजर्ड है उसी की शर्ट से आप टेयर करके उसको बांध सकते हैं। अगर वो पार्ट डिटैच हो गया बिल्कुल कम्प्लीटली तो आप उसको प्रिजर्व करेंगे। संभालना कैसे है? उसको संभालने के लिए आप क्या करें, उसको पहले आपने वॉश करना है, उसमें उसको आपने एक पॉलीथीन के बैग में रखें, और उस जिपर बैग हाँ, जो जिपर होता है। बैग, और जिपर बैग को आपने बर्फ में रखना। और फिर वो ओके। आप लेके जाएंगे और लेके लाजमी जाना है। अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग लेके तो आ रहे थे लेकिन साथ में जो चीज़ें उसका पार्ट है वो ओए नहीं ला रहे लो। होते। तो भाई आप वो साथ लेके आएंगे तो सर्जरी होगी, तो वो साथ ही लेके जाना। और फिर उसकी वेस्कुलैरिटी अगर जी, यानी उसकी नसें में maintain। खून अगर प्रिजर्व होता है, दोनों साइड पे वेस्कुलैरिटी का होना ज़रूरी है, तो वो डेफिनेटली फिर उसको ऑपरेशन के जरिए रीस्टिच कर दिया जाता है। और रोड ट्रैफिक वेस्कुलैरिटी एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन Chopping है। हमें जो है ना लिम्ब वेस्ट और इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं। बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मगर इस प्रोग्राम का मकसद आपको ये दिखाना था कि वो कहते हैं ना कि आप एहतियात जो है वो करेंगे, चीज़ें घर में होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स का बहुत होना ज़रूरी है, थोड़ी पट्टी, थोड़ी प्लास्ट जो होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी चीज़ें घर में होनी चाहिए। और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था बहुत कि आप हाथ पांव फूलने के अलावा आपका दिमाग चलना अगर बहुत ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आपका दिमाग उस वक्त 4-5 लोग अगर घर में मौजूद है तो कोई एक तो होगा जिसका दिमाग उस वक्त चलेगा और बहुत सारी चीज़ों से बचाया जा सकता है अपने प्यारे को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप बहुत सबका शुक्रिया। शो पे आने का और इतना हेल्प करने का सब लोगों को। एक छोटे से ब्रेक का तो प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।